अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बिल ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जो खालिक़े कायनात है, जिसने आपकी और मेरी सांसों की लड़ी को परो रखा है। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज़ाद कश्मीर मसाइल की आमाजगाह है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में, हम मुज़फ़्फ़राबाद से मीरपुर और मीरपुर से रावलाकोट तक आप जहाँ भी जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, आपको मसाइल नज़र आएँगे। वहाँ की रोडें खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं। वहाँ पे स्कूल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आज आज जिस इश्यू पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज चूँकि हमारा जो टॉपिक है, हम आज सुधनोती जा रहे हैं। सुधनोती में हम डिस्कस करेंगे कि सुधनोती में क्या मसाइल हैं। क्या सुधनोती में भी वही मसाइल हैं जो आप बिंबर में देखते रहे पिछले दिनों में, जो आप नीलम में देखते रहे, जो आप जेलम में देखते रहे, जो आप रावलाकोट में देखते रहे, क्या वही मसाइल सुधनोती में भी हैं या सुधनोती कुछ बेहतर है? आज हम इसी पे डिस्कस करने जाएँगे, चूँकि सुधनोती एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आबादी के एतबार से अगर आप देखें तो आबादी सुधनोती में जो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन कमोपेश 3 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा वहाँ पे 4 बड़ी तहसीलें हैं। वहाँ पे जो आप कहें पलांदरी है, मंग है, बलूच है और त्राड़कल है। ये 4 तहसीलें हैं इसकी। आबादी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 लाख के करीब इसकी आबादी है। बड़े नामी ग्रामी लोग आप सुधनोती से आपको मिलेंगे कि सुधनोती में बड़े नामी ग्रामी लोग रहे। वहाँ जो रिसेंट में आपको उनकी 1-2 मिसालें आपको दूँ कि जनरल अजीज साहब का तल्लक भी इसी सुधनोती से था। उसके बाद खान मोहम्मद खान साहब भी इसी सुधनोती से थे। उसके बाद आप कहें नजीब नकी साहब थे सुधनोती से। ये सारे लोग सुधनोती से थे। सुधनोती में जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैडेट कॉलेज पलंदरी है वो सुधनोती में है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी मीरपुर यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैंपस मेस्ट के नाम से जो पलंदरी में है। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी या पुंछ का कैंपस भी है जो मंग में है। उसके अलावा यहाँ पे मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है। ये पलंदरी का, ये सुधनोती का एक मुख्तसर सा तारिफ था कि पलंदरी सुधनोती इसमें है क्या। लेकिन आज का जो हमारा इश्यू है वो ये है कि हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सुधनोती में क्या ये जो एजुकेशन के सिस्टम है, तालीम का सिस्टम है, सेहत का सिस्टम है, जो वहाँ पर लोगों के मसाइल हैं, क्या हैं उसी तरह हैं जो बिंबर, मुजफ्फराबाद, नीलम, कोटली में थे, या सुधनोती निस्बतन बेहतर है। मैं आपसे अपने पैनलिस्ट का तारफ करवा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त फारूक अरशद साहब मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से हैं। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं, आप अरशद नदीम एडवोकेट साहब हैं, जमात इस्लामी से हैं। आप अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। मेरे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द शो। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं राजा इब्रार मेनाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं ब्रदर? ठीक है, खैरियत से। शुक्र है आपसे। मेरे जो चौथे मेहमान हैं आकिब फारूक हैं, जो वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं फारूक ताहिर साहब, उनके फर्जंद हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे जो पांचवें मेहमान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सरदार वकास अनायत। उन्होंने चूंकि अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करते हैं अब उनसे भी बात करेंगे दरमियान में। लेकिन आज जब मैं शुरू करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का उनका मौक़िफ़ लूं कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने सुधनोती में किया क्या है, कितना डिलीवर कर पाए हैं वो इस हल्के में। मैं सीधा आपके पास आऊंगा, आकिब आपके पास आऊंगा सीधा कि आपने अपने 5 साल में, जो आपके 5 साल तकरीबन पूरे होने को हैं, अपने 5 साल में आपने कितना डिलीवर किया हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से बात करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि लोगों ने जो हमें 2016 में हम पे जो एतमाद किया और जो हमें एतमाद का वोट उन्होंने दिया, वो हमें जो है वो 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 90+ इंशाल्लाह ज़रूर उसमें जो है
वो डिलीवर किया है। उसमें आप आज़ाद कश्मीर में जो मेजर बड़े काम जो हुए हैं वो आप सारे देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम जो है जिसपे हम सब जो है एज अ मुस्लिम हमें उस पर फख्र भी होना चाहिए। सारा सबसे पहले जो हुआ है कादियानी को जो है वो गैर मुस्लिम करार दिया गया, ये बेशक एक बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ अगर आप पूरे आज़ाद कश्मीर पूरी गवर्नमेंट की बात करें तो माशाल्लाह राजा फारूक हैदर साहब और उनकी टीम ने जो कश्मीर कौंसिल का जो है वो सारे मामला जो यकसू किए, जो हम इससे पहले जो है पाकिस्तान में एक इदारे के तहत जो हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे बाउंड हो जाती थी, तो वो सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिए। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी साफ शिफाफ जो है वो PSC जो नौजवानों को जो अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया गया, वो भी हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की। और इसके अलावा जो है वो NTS का नफाज वो सारा देख सकते हैं आप सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट की जो है वो बालादस्ती भरपूर तरीके से रखी गई, और उम्मीद है कि जो बाकी टाइम जो रहता है उसमें भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा। शुक्रिया आकिब। मैं इसी पे जो आपने बताया मुझे, आपके बड़े बड़े जो आपने काम किए, आपने जो डिलीवर किया, इसी पे मैं बाकी अपने पैनलिस्ट से भी बात करूंगा कि इन्होंने कितना महसूस किया यहाँ पे। मैं राजा इब्रार मिराज साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल आपके प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ कोटली में आपके साथ मौजूद थे। कितना आपने पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना महसूस किया कि जो आकिब जिस तरह बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतना डिलीवर किया है आजाद कश्मीर में, और स्पेशली जो सुनौती के बारे में कह रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं, कितना डिलीवर हुआ है? ब्रदर, गुजारिश किया है कि जब डिलीवर होता है तो फिर सारी मखलूक को नजर आता है और हल्के के लोगों को भी उसकी नेगेटिव पॉजिटिव चीजें जरूर नजर आती हैं। गवर्नमेंट में बैठ के तो मेरे अजीज आकिब ने जो उसका जायचा खींचने की कोशिश की है उसमें तो काफी तरह डिलीवर किया है इन्होंने, लेकिन जो अवामी राय है वो इसके बहुत मुगायर है, इसके बहुत अगेंस्ट है। जो नेशनल लेवल की चीजें उन्होंने की, नामूस रसालत के हवाले से भी बात की, माशाल्लाह वो तो पूरी कौम का एक मुतफ़िका मामला है। अलबत्ता जो मेरिट के हवाले से जो ये बात की है इन्होंने, ये फारूक हैदर गवर्नमेंट का एक बहरहाल उसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में NTS का मामला जो है वो अप्लाई किया, वो लागू किया आज़ाद कश्मीर में। लेकिन उसमें भी हमारी एक मुलाकात हुई फारूक हैदर साहब से सुनौती बार में, तो कहने लगे, बड़ी दूर से कहने लगे कि मनाज साहब अब भी आपको कोई शिकवा है कि हमने मेरिट नहीं अपनाया। तो मैंने उनको कहा कि फारूक हैदर साहब आपने NTS के जो वो किया वो तो उसके लिए बिल्कुल हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जो 10 नंबर आपने दे दिए अपने MLS को, ये 10 नंबर भी वापस ले लें, ताकि NTS मुश्किल पास करने वालों के लिए जब वो 10 नंबर की बारी आती है तो वहाँ आकिब फारूक साहब जो है ना, मेरे प्यारे अजीज, इनकी पूरी जो जगह में जो MLAs है, इनके जो स्टेक होल्डर्स है, वो सारे 10 नंबर वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं वहाँ। और पे बड़ा, मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन निज़ाम इतना बुरी तरह, हमारा निज़ाम इतना खराब हो चुका हुआ है कि यहाँ पे DO AO जो है वो चूंकि ताबे खुशनुदी होते हैं मेंबर असेंबली के, उनको तो खुदा का कोई खौफ ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना तो उनको कब्र का कोई खौफ है ना खुदा का खौफ है, कि वो जब किसी भी MLA, मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बलोच की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और मैं भी कि अगर ये निज़ाम 10 नंबरों वाला इसी तरह चलता रहे तो कल हमारी गवर्नमेंट आएगी तो वहां भी मेंबरान असेंबली ऐसे ही करेंगे। तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और बिलखसूस मैं कहता हूँ कि जब कहीं मेरिट की बात आए तो फिर जो एजुकेशन का बाप का पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर साफ सुथरे लोग भी आने चाहिए, ईमानदार लोग भी आने चाहिए, और खुदा के सामने जवाबदेह लोग भी होने चाहिए, कि जिनको थोड़ा सा खौफ हो कि कल जब हम किसी के कहने पे गलत करेंगे तो अल्लाह के हुजूर हमने उसका जवाब देना है। तो बाकी जहाँ पर डेवलपमेंट का मामला है सुखनौती में, आप हॉस्पिटल्स की हालत देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुखनौती में उसकी हालत देखें, वो एक जमाने से पता नहीं 11-12 सालों से एक बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। एक मरीज अगर आता है, बलोच तो खैर बलोच का तो अल्लाह ही हाफिज है हॉस्पिटल का, कलंदरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वो अभी बलोच पेशेंट बाजार की तरफ आने लगता है, हॉस्पिटल की तरफ आने लगता है, तो वो पहले से डॉक्टर्स ने उनको उसके ट्रांसफर की और उसकी जो है ना वो
मुंतकली की तैयार की होती है कि आपको जो है ना वो शिफ्ट किया जाता है पिंडी या कोटली। तो ये सारी चीजें जो है काफी सारी खराब सूरत हाल है। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन साइड है, आप देखिए करप्शन की इंतहा है। कोई, मैं बलोच की भी बात कर रहा हूँ कि कोई मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो 4-6 महीने तक से ज्यादा चला हो। सड़कों की हालत देखे आप, यानी कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, या फारूक हैदर हुकूमत ने या वफाक ने उसको फंडिंग नहीं दी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपने दौर में फंडिंग दी, इमरान खान साहब ने भी बेतहाशा किस्म की फंडिंग दी है। लेकिन जब नीचे चीजें आती हैं, तो जब हम अपने चाहते चाहते लोगों को ठेकेदारी मनपसंद लोगों को ठेके दे देते हैं। मैं नहीं कह सकता, अब लोगों के अपने कुछ और इंटरेस्ट भी होते होंगे, लेकिन वो ठेके जब मनपसंद लोग करते हैं तो 4-6 महीनों के अंदर सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जो बिल्डिंगें बनी वो तबाह हो चुकी हैं, एजुकेशन का सिस्टम तबाह है, हेल्थ का सिस्टम सिरे से कोई है ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे मसाइल है बलोच के। तो मैं समझता हूँ कि इस पे भी काम होना बाकी है, सारे लोगों को, गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी, और सारे स्टेक होल्डर्स को। अरशद नदीम साहब भी यहाँ पे हैं, बाकी हमारे अजीज है, फारूक अरशद साहब है, वकास साहब है, आकुब फारूक साहब है। सारे स्टेक होल्डर्स को मिलजुल के अपने मरकज की तरक्की के लिए भरल किरदार अदा करना चाहिए। सारा इंसार गवर्नमेंट पे नहीं रखना चाहिए। मैं दोबारा आपके पास दोबारा भी आऊंगा, लेकिन मैं उसके बाद फारूक साहब आपके पास आना चाहता हूं। लेकिन मैं खवातीन हज़रात आपसे ये गुजारिश कर दूं कि प्लीज आप अपने क्वेश्चन जरूर लिखें, लेकिन जो क्वेश्चन आप लिखते हैं वो प्लीज मेंशन जरूर करें कि ये आपका सवाल है और कौन से पैनलिस्ट से ये आपका सवाल है। प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। मैं बहुत सारे सवाल होते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। अरशद नदीम एडवोकेट साहब आपके पास आ जाता हूँ। क्या क्या आप क्या महसूस करते हैं कि नून लीग कितना डिलीवर कर पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, नून लीग के डिलीवर करने की अगर बात करें तो हमने जो इनसे पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में भी तावन किया था, एडजस्टमेंट की थी, उसमें कुछ चीजें इनसे डिस्कस हुई थी। उस वक्त मैं जमात का मरकजी सेक्रेटरी जनरल था और त्राबी साहब की मरकजी टीम में होते हुए हमने बहुत सारी चीजों में हिस्सा लिया और मुझे बराह रास्त उनका इल्म है। लेकिन नून लीग ने उनसे मैक्सिमम चीजों से टोटली नाराज किया है और वो हमारे साथ उसने धोखा किया है। मैं उसकी तफसील बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस मुल्क का जो हमारा निज़ाम हुकूमत है इसको मजीद शरीयत के करीब करने वाले, शरीयत नाफिज कराना इनके बस की बात नहीं, हमें पता है, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स करने की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में उस निज़ाम हुकूमत को चला रहे हैं जो निज़ाम मुस्तफ़ा के बिल्कुल अगेंस्ट है और हैं मुसलमान। तो हमारे इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के जो सोते हैं, जो इसके सोर्सेज हैं, वो जाकर निज़ाम कुफर से मिलते हैं, अल्लाह से बगावत और मबनी निज़ाम के बाद हम एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश का भी बार बार शिकार होते हैं। कभी कोरोना आ जाता है, कभी जलजला आता है, गुर्बत है, पसमानदगी है, और ये सारी आजमाइशें। नंबर 1 तो ये मसला, इसमें नून लीग बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी। नंबर 2 ये है कि जो टैक्सेस का निज़ाम है हमारे आज़ाद कश्मीर में, 17% जो जनरल सेल्स टैक्स हर चीज पर हम देने पे मजबूर, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी नाफज है। और मैं कहता हूँ एक मजदूर दिहाड़ीदार आदमी जो बड़ी मुश्किल से 700-800 या 1000 रुपया दिहाड़ी का कमाता है, शाम को जब इस महंगाई के दौर में जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का दिया तोहफा, हमारे इब्राहिम हक मिनाज साहब जो दोस्त हैं, इनकी हुकूमत का खसूसी तोहफा है, तो 1000 रुपये से एक शापर नहीं बढ़ता छोटा सा, उसमें 17% जीएसटी टैक्स के लिहाज से 170 रुपये वो मजदूर भी शाम को गवर्नमेंट को टैक्स देके जाता है। और ये गवर्नमेंट भीख मांगने वालों से भी जीएसटी टैक्स ले रही है और उन लोगों से भी ले रही है कि जो मुस्तहिक ज़ुकात हैं, और मुस्तहिक ज़ुकात लोगों से ये टैक्स, मैं समझता हूँ ये उलमा रहनुमाई फरमाइश पे ये शर्म भी आराम है। तो एक तो ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। उसके अलावा हम ये कहते हैं, गवर्नमेंट का दावा है कि हमने बड़ा डिलीवर किया है, हम सड़कें बना रहे हैं, हम तालीमी इदारे हमने दिए हैं और दीगर तरक्याती काम किए हैं। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत है इनका दावा। इसलिए कि अगर हम एक किसी मॉडल गांव को ले रहे हैं जिसमें 200-300 घरें हैं, आप अगर उनके 200 घरों का जीएसटी निकाले ना एवरेज, तो एक घर का 5300 पर मंथ बनता है। और अगर 200 घरों पे आप साल का निकालें तो कई करोड़ रुपए बनता है। फिर बिजली के बिलों पे हमारे 35% टैक्स है जो हर गरीब आदमी भी पे करते हैं, ग्रिलो बिलों की बात कर रहा हूं।
और जबकि हमारी सारी बिजली हाइडल से पैदा हो रही है, जो बहुत सस्ता जरिया है, और हमें पाकिस्तान के वो जो बैरूनी कंपनी से मायदे हैं उनके रेट के ऊपर बिलात पे करने पड़ रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ने इसमें लोगों को लूटा अभी तक, और लूट रही है मुसलसल। फिर यह है कि जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो गवर्नमेंट पाकिस्तान मुसलसल बढ़ा रही है, 60 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर पेट्रोल टैक्स है तकरीबन। ये जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं ये निसफ हो सकते हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन वो नहीं हो सके। और उसके लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर सामान आता है हमारा को, वो भी इसी वजह से वो और महंगा होता है। तो इसलिए इस टैक्सों के निजाम के बदले में जो गवर्नमेंट ने डिलीवर करना था कि इनकी पुलिस का महकमा, इनका महकमा बरकियात, महकमा हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत वगैरह वगैरह, ये डिलीवर करके लोगों की खिदमत करते। मैं 25 साल से पलंजी में बैठा हुआ, मैं अपने बड़े यानी यकीन से बात कहता हूँ कि हर महकमे के जो लोगों की सर्विसेज का मेयार है, खिदमत का, वो इंतहाई पस्त हुआ है, उसका ग्राफ गिरा है। और ये महकमे लोगों के लिए एक अजाब बने हुए। जो सिफारिश वाला आदमी है, तगड़ा है, पैसे वाला, उसका काम तो निकलता है। गरीब आदमी को यहाँ रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इस नून लीग के 5 साल इस दौर पूरा होने वाला है, इसमें इब्रार साहब यहाँ जिससे ऑर्डर में इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो पटवारी 500 रुपए लेता था वो 3000 में काम करता है। पुलिस वालों के रिश्वत के कई गुना जो है वो रेट बढ़ गए हैं। तो ये एक एक गांव से कई करोड़ रुपए रिश्वत के, टैक्सों के और बिजली के बिलों पे टैक्सों के, जो बैरून मुल्क से मुबादला आता है हमारा, जो हमारे पेंशनर्स हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें जो बैंकों में जमा होती हैं, जो उससे प्रॉफिट कमाते हैं, ये इन तमाम मिनिस्टर्स की प्राइडो गाड़ियां, इनके किचन की माचस, इनकी तनख्वाहें, इनकी अलाउंसेज, वो सब हमारे गरीब लोगों के टैक्सों से आ रही हैं। तो उस सारे के बदले में डिलीवर क्या कर रहे हैं? इनके किसी अदारे में कोई आदमी जाकर कोई अपना सीधा काम नहीं करवा सकता। तो ये तो इनकी डिलीवरी है जो इंतहाई ज्यादा काबिल इस्लाह है, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके अलावा जो हमारा निज़ाम तालीम है, म्यार तालीम भी उसका कोई नहीं है, और कोई म्यारी अदारे गवर्नमेंट उनको ठीक करने में कामयाब नहीं उसकी, सवाए पूरे आजाद कश्मीर में 1-2 इदारों के जो किसी म्यार के अदारे हों और इससे डिग्रियां लेने वाले। मेरा छोटा सा गांव है, उसमें PhD, MPhil और MA MSc लोगों की एक बड़ी तादाद है। और AJK में या हम अगर हल्का बलोच को देखें तो कई हजार हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए? सवाए महकमा बरकियात और सेहत और तालीम के चंद महकमों के कहीं हमारी कोई जगह नहीं है। और उसमें माजरीन का जो कोटा है हमारे 25%, और फिर माजरीन 88 और 90 वालों का 8%, वो तो हमारे बच्चों को गर्दन पे वो कौन छुरी चला रहा है, उससे लोगों के हक मारे जा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी है। और यहाँ पर कोई सिरे से इंडस्ट्री नहीं है। मीरपुर में चंद कारखाने थे, वो भी बंद हो चुके हैं। तो यहाँ रोजगार कैसे आएगा? लोग किधर जाएंगे? माजरीन भी यहाँ से अगर कोटे से अपनी मुलाजमतें ले रहे हैं, इस मसले को हुकूमत एड्रेस नहीं कर सकी। बेरोजगारी की यहाँ पर इंतहा है, और लोग पोस्ट ग्रेजुएट बाजारों में आते हैं, उनके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते। ये हालत है। उसके अलावा जो है गवर्नेंस इनकी जो है, मैं उस पर बात कर चुका हूँ, उसमें करप्शन की बात इमरान मिराज साहब ने की है। तमाम कच्ची सड़कें और रोड्स के अंदर बेइंतहा करप्शन है, PWD में, लोकल गवर्नमेंट में। और ये सियासी निजाम है कि इनके कुछ खड़पे हैं जिनके जरिए से लोगों को स्कीमें मिलती हैं, आधे पैसे वो महकमे को खिलाते हैं, कुछ अपनी जेब में डालते हैं, और लोगों को यरगमाल बना के इनका गुलाम बना के रखते हैं। ये हमारा इस 5 साल में एक्सपीरियंस हुआ है। उसके अलावा ये दुरुस्त का इमरान मिराज साहब ने मुझे जाती तौर पर वास्ता पड़ा है कि हमारे महकमा तालीम में AEO है, DEO है, इस तरह के लोगों को, हालांकि सेक्रेटरी तक हमने अप्रोच किया, मिनिस्टर की इजाजत के बगैर एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इस तरह सियासी मुदाखलत ने इन इदारों को तबाह कर दिया है, बिल्कुल हमारे तालीमी निज़ाम को, हमारी पुलिस को, हमारे महकमा माल को, बरकियात को, सबको इन सियासी मुदाखलत ने तबाह किया हुआ है। उसके अलावा बल्दियाती अदारे गवर्नमेंट देने में नाकाम हो गया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लिया। इनको 2-3 दफा बहुत कम टाइम की मोहलत दी कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं ताकि लोगों के वहां पर मसाइल आ लूं और वो बजट वहां पे लोगों को मिले। और उसके अलावा यह है कि ताकि नई लीडरशिप तैयार हो। नर्सरी हमारी पिछले तवील अरसे से 1990 के बाद इस पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, तो बावजूद वादे के सुप्रीम कोर्ट से एक चक्कर चलाकर इन्हें रिलीफ लेकर इन्हें बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं हुकूमत का एक जुर्म है। उसके अलावा यह कि तहरीक आजादी कश्मीर है, ये सब जानते हैं कि नून लीग ने, मरीम नवाज साहब ने गलगित सूबा बनाने की हमायत की हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की हुई है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने भी पाकिस्तान से की हुई है। तो जब 5 अगस्त 2019 का जो भारत का मंसूबा था, जो उसने अप्लाई किया मकबूजा कश्मीर के अंदर, और रियासत के उस इलाके को इंडियन स्टेट ऑफ यूनियन का एक इलाका करार दे दिया,
उस इकदाम और गलगित के सूबा बनाने के इकदाम में फिर फर्क बाकी क्या रह जाता है? फिर यूएन के ऊपर हम जाकर बात क्या कर सकते हैं जी कि हम जो है वो इस मसले के ऊपर इसको हल करना चाहते हैं? वहां तो अपनी सारी पोजीशन हमने खो दी है। अब आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की बातें भी चल रही हैं, और जिसमें ये तीनों जमातें हम समझते हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, ये पूरी तरह एक पेज पर हैं, इनका एक एजेंडा है। और इतने लोग जो हमारे शहीद हो गए मकबूजा कश्मीर में, इस हालिया तहरीक में 1 लाख के करीब लोग शहीद हैं, और लोगों को जिंदगी हो गई जेलों के अंदर। और उसके अलावा हमारे कंट्रोल लाइन पे जो 1965 में 71 में कारगिल में जो फौजी कारगिल में नौजवान शहीद हुए, उनके खून का क्या बदला ये लोग देंगे जो ये इस कश्मीर का सौदा करना चाहते हैं? इसलिए यह मसला भी नून लीग ने, इसमें समझता हूँ फारूक आजम साहब ने, मेरे अल्फाज सख्त हैं लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर के मसले पे मुनाफिकत की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। अभी वो सख्त बयान दे देते हैं, अंदर से वो तकसीम कश्मीर का मामला, उनका हालिया कुछ इंकशाफात हुए हैं, उनको इसका इल्म है। उनको हमने कहा कि आप पाकिस्तान की तरफ मार्च की कॉल दें। सब पार्टीज ने उनको अपनी कमेटी का चेयरमैन बनाया था 11 अगस्त 2019 को, उनने कोई कॉल नहीं दी। उनको हमने कहा कि आप कंट्रोल लाइन की तरफ कॉल दें, कॉल नहीं दी। हमने कहा बिम्बर से 8 मुकाम तक हर जिले पैटर्न में बड़े जलसे करें, ऑल पार्टीज नहीं किए। तो सिर्फ वो हमें कुछ बयान देके बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए ये भी इस हुकूमत का एक बड़ा जुर्म है। मैं अर्शद एडवोकेट साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे शिकवे हैं जो स्पेशली जिनको आकिब और इब्रारुल हक मिनाज साहब इनको दोबारा वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ। सरदार वकास अनायत मेरे साथ मौजूद है। वकास, क्या महसूस करते हैं आप? आपने कितनी डिलीवरी देखी वहां पे, कितना डिलीवर नून लीग कर पाई वहां आपके हल्के में, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा इब्रार मनाज साहब, अरशद नदीम साहब, जनाब फारूक अरशद साहब, आको फारूक साहब, मैं सबसे पहले आपसे माजरत कहूँ सब दोस्तों से कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कहीं पे काम पे था। तो बहुत शुक्रिया कि आपने सब दोस्तों को यहाँ कॉल की, इकट्ठे किया और अपना अपना मौक़िफ़ देने की जो है उनको टाइम दिया। तो मैं समझता हूँ कि जब राजा फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट आई थी तो एक आम आदमी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से जिसका तल्लुक हो, उसकी एक तवक्को थी कि राजा फारूक हैदर साहब चूंकि एक बड़े सियासी घराने से भी हैं और वो बड़े सच्चे और खरे आदमी भी हैं, उनके बारे में सुना जा रहा था कि वो अच्छा डिलीवर करेंगे रियासत के लोगों के लिए। लेकिन हुआ कुछ उल्ट है। राजा फारूक हैदर साहब हो सकता है कोई बहुत अच्छे ही होंगे, लेकिन जो उनके साथ मेंबरान असम्बली हैं वो इस तरह के जो लोग हैं वहां पे, जितने भी आजाद कश्मीर में लोग जो जीत के गए उनके साथ, जिस तरह नून लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी, मेरे ख्याल में 33 34 या 35 डायरेक्ट जो है वो लोग उनके मुंतखब होके गए थे। तो खासी कोई ऐसा कोई इनकलाब तो वो नहीं लाए। तामीर और तरक्की जहाँ पे जो है वो आप 2 तरह की है वहां देखी जाती है। जो दोस्त हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, वो तामीर और तरक्की अगर सड़क को कहते हैं तो कच्ची सड़कें तो बनाई गई हैं एक्सीवेटर लगा के, जो 60-70 लाख रुपए की एक्सीवेटर मिलती है उस मुल्क के अंदर। असफाल्ट जो है वो रोड्स भी कुछ बनाई गई हैं, ठेके खुद लिए गए हैं, अपने लोगों को नवाजा गया, इस तरह की गई है। लेकिन बाकी जो उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी वो नहीं उन्होंने किया। तालीम के अंदर देखें, जैसे राजा इब्रार साहब ने कहा है और वो अपना अरशद नदीम साहब ने भी कहा है तालीम के ऊपर। तो राय साहब ने एक बात कही है कि उनको खौफ खुदा नहीं है। उनको मैं ये कहता हूँ कि उनको मेंबर असेंबली जो आपका जो वजीर है सिटिंग, उसका खौफ खत्म होगा तो उनको खौफ खुदा होगा। खौफ खुदा तो कल क़यामत के दिन होगा। वो बेचारे अगर उनके खिलाफ जाते हैं या काम करते हैं, कहीं पे मेरिट की बात करते हैं, तो आपका जो सिटिंग मिनिस्टर है वो उनको घर तक नहीं जाने देता है, वो उनको तबादला कर देगा। और उनकी मर्जी का अगर कोई आदमी नहीं है, तो मैं बलोच की मिसाल दूंगा क्योंकि मेरा हल्का है। अगर बलोच के अंदर किसी दूसरे सियासी जमात का आदमी है, तो अगर दूसरा कोई जीता हुआ है तो उसको हो सकता है वो ठंडी कसी क्षेत्र तबादला कर दें, या कहीं पे जो है वो नालियों या कहीं पे सेर जालकोट की तरफ तबादला कर दिया जाए। वहां पे बड़ी बदकिस्मती है। हेल्थ के अंदर देख लें कि हेल्थ के अंदर हमारे यहाँ, मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि वो एक वेंटिलेटर है जो 4-6 लाख रुपए का है टोटल। में उसकी प्राइस भी चेक कर रहा था एक दिन, मैंने देखा कि आजाद कश्मीर के अंदर एक वेंटिलेटर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया, गलतियां हमसे भी हुई, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ खुले दिल के साथ। लेकिन कुछ जो स्पेशली जो खासकर तालीम के अंदर जो उन्होंने इकदाम किए मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हवाले से, मैं बिल्कुल ये दावे के साथ और फख्र के साथ कहता हूँ कि आज आपकी रियासत के अंदर सालाना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो है वो फारग हो रहे हैं। जहाँ जिस जिस माशरे के अंदर डॉक्टर्स पैदा होंगे, मैं समझता हूँ कि वहाँ पढ़ी लिखी नस्लें परवान चढ़ेंगी। नौकरी को तो छोड़ दें, 2016-17 के अंदर तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर नौकरी ना ही करेगा तो एटलीस्ट अपने आने वाली नस्लों की तरबियत तो करेगा। तो
जी मुझे सुन पा रहे? वकास आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि फारूक अरशद साहब का इंटरनेट बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं उनका अगर मौक़िफ़ ले लूँ तो आपके पास दोबारा आ जाता हूँ। फारूक जी साहब प्लीज आप अगर प्लीज, जी फारूक प्लीज साहब प्लीज। फारूक साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या क्या कहते हैं आप? जिस जगह पे इंटरनेट नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम कर रहा है तो वहाँ असल क्या में तामीर मैंने होती होगी, तो क्या जो वो किया गया है? किसी दोस्त की बात प्लीज फारूक वो अरशद साहब प्लीज। बोलिए प्लीज। फारूक साहब की बात नहीं हो रही। नहीं अब ये तो हो गई तामीर और तरक्की की बात। उसके बाद जो है वो मैं आगे शुरू करता हूँ कि मैं सुन नहीं सका जो है वो किसी भी कोली को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो हल्का है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये समझ लें कि मसाइलिस्तान है और मसाइल के यहाँ पर अंबार है। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है वो एक काम किया है कि हमने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया फारूक साहब से राब्ता दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं इब्रार हक मिनाज साहब आपके पास दोबारा इसलिए आ जाता हूं कि चूंकि आप पर भी जमात इस्लामी की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि आप ही चूंकि मसला कश्मीर की तकसीम जो है उसमें पूरी तरह आपकी पार्टी भी इंक्लूड है। मैं इस पे भी आता हूं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है मोस्टली लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने जो सुदनौती के मसाइल है उन पे ही रहें, कश्मीर इशू पे डिस्कस करना, लेकिन वो थोड़ा सा तो सुदनौती में जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि जो प्लांटी से पेतरा टंगी गला जो काड़ा बार की जो रोड थी जिस पे काम नहीं हो रहा है, जिस पे बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं जी कि हमारी इस रोड पे काम नहीं हुआ है। इस रोड पे काम चूंकि 84 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, 2016 में ये स्टार्ट हुआ, बजीज ताहिर साहब ने इसको स्टार्ट किया, इसका इफ्तिताह किया, लेकिन इब्रार मिनाज साहब आज बड़े स्टेक होल्डर हैं इसके, लेकिन आपने इसका क्या पीछा नहीं किया कि इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है, क्यों क्यों स्टॉप हो गया है? अर्शद साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। कुछ चीज़ें चूंकि वो खदशे के पेश नज़र कर रहे हैं और अल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके ये सारे खदशात जो है वो गलत साबित होंगे। स्ट्रेटेजिकली इस वक्त दुनिया, पहले तो मैं थोड़ी सी टच दूंगा मसला कश्मीर के हवाले से जो बात की है तकसीम कश्मीर के हवाले से। कल इमरान खान साहब ने कोटली में बिल्कुल करीब था, कोटली में इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक जो है ना स्टांस उनका जो लिया है कश्मीरी उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ख्याल में ये पहले किसी पाकिस्तानी मैंने किसी हुक्मरान के उनकी जुबान से ये मैंने सुना है कि कश्मीर का फैसला हम चाहते हैं, मैं चाहूंगा, पाकिस्तान चाहेगा कि कश्मीर का वो फैसला हो जो या तो कश्मीर आज़ाद रहना चाहे या हमारे साथ इलाक़ करना चाहे। तो ये बड़ी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है उनका कि आप अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए तैयार है। ये पहली दफा किसी पाकिस्तानी लेवल पे ये बात सुनने में आई है। तो इंशाअल्लाह नज़ीर जो तकसीम कश्मीर के खदशात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जहाँ तक जीपी के शोबा बनाने की पार्टी का भी अर्शद साहब ने कहा कि वो भी इसमें पार्ट है सारी चीजों के। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में सूबा बनाया नहीं गया अभी तक। गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई तर्ज का स्टेटस दिया गया उनको। और फिर देखिए मैं आज दुनिया एक बात पे मैं अपना शायद साहब आपको ये बात, आप बाहर बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, दुनिया मसला कश्मीर को समझती क्या है इस वक्त? दुनिया मसला कश्मीर को ना तो मेरा मसला समझती है, ना अर्शद साहब का मसला समझती है, ना आपका समझती है, ना हमारे किसी और जो है यहाँ पार्टिसिपेंट का मसला समझती है। दुनिया मसला कश्मीर समझती है वहां का जहाँ जिन लोगों के जेन्युइन मसाइल है कश्मीर के हवाले से, जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, जिनकी किस्मत दरिया हो चुकी है, जिनका कारोबार तबाह हो चुके हैं, जिनका माल इज्जत दौलत सब खत्म हो चुका है, जिनके जवान जेलों में सड़ रहे हैं, जो है जेलों में पड़ी हुई है कई सालों से। सैयद अली गिलानी को देखें, यासीन मलिक को देखें, शबीर शाह को देखें, मीरवाज को देखें। दुनिया देख रही है कि जो वैली है श्रीनगर है, कश्मीर दुनिया उसको समझती है। इब्रार मिनाज साहब ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन इस पर भी दफ्तर खारजा का क्या रोल रहा, पाकिस्तान
गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, इस पे भी चलो अगला कोई प्रोग्राम हम रखेंगे इस रोल पे भी। लेकिन आज का जो इश्यू है वो ये प्लंदरी, ब्लोच, बैठक, ये वाला इश्यू जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको डोमेस्टिक और बिल्कुल लोकल साइड पे ले आते हैं। आपका जो आज का प्रोग्राम है, कभी आपने मौका दिया तो इस पर भी बात होगी कि उसने फॉरेन ऑफिस ने क्या किया या गवर्नमेंट ने क्या किया। तो जहां तक हमारे मसाइल का मामला है, और आपने उसको कराटापार सड़क, प्लंदरी कराटापार सड़क का जिक्र किया है, देखें मैं यह है एक इब्रार साहब 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। हो सकता है फारूक अर्शद साहब से हमारी बात हो सके। फारूक साहब सुन रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है। जी प्लीज असल में शायद साहब मैं बात कर रहा था कि तामीर और तरक्की की बात आप यही से अंदाजा लगा लें कि 3 जगह मैं तब्दील कर चुका हूँ इंटरनेट के कारण से। तो दूसरी बात यह कि सड़कों के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे छोटी सी बात समझ में आई। इब्राहिम मिनाज साहब आप बोले, चूंकि फारूक साहब को फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। फिर अंजाल कोट की सड़क, मुर्शिदाबाद से आगे नहरिया शरीफ की सड़क, उसके अलावा बाटा कोट की सड़क, कोई एक सड़क जिस पर जो बंदा आराम से सफर कर सके, मुझे ये बता दे कहाँ किसकी तामीर और तरक्की। फारूक अर्शद साहब अगर आ जाए, हमारे पीटीआई में आ जाए, तो शायद उनकी सर्विस ठीक हो जाए। पीटीआई वालों की सर्विस वैसे बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इब्राहिम मिनाज साहब, ये देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये जो प्लंदरी से टंगी गला कराटा पार्क वाली रोड थी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप लोग पूरा नहीं करवा पाए। मतलब आप एक स्टेक होल्डर है वहां पे, आप चूंकि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप वहां के लोगों के नुमाइंदा हैं, आप वहां से वोट तो लेते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ भी कर नहीं पाए। क्या इश्यू क्या था? रोड स्टॉप क्यों हो गई दरमियान में? देखिए, इस मामले में हमने जो डिपार्टमेंटल भी जो मामला थे उनको भी देखा, गवर्नमेंट से भी बात मुख्तलिफ वफूद की सूरत में हुई, स्ट्राइक्स भी हुई है। फारूक अर्शद साहब ने बड़ी इसमें बहुत सारे दोस्तों ने मेहनत की और तालीम भी हुई इस मामले में। मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टम इतना खराब है। एक तो ये सड़क जो है ना वो बनी, जब इसका वो हुई अप्रूवल हुई, तो उस वक्त भी जिस मुतलका डिपार्टमेंट से ये सड़क आई, उनके पास ऑल एंड ऑल इख्तियार थे। उन्होंने उठा के एक मनपसंद जो है ना वो ठेकेदार को वो दे दिया। ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के पहले से प्रोजेक्ट होते हैं, और वो चूंकि उनके पप्पो फ्री नहीं है, उनकी लेबर फ्री नहीं है, उनका इंस्ट्रूमेंट फ्री नहीं है, उनकी मशीनरी फ्री नहीं है, उनके पास स्टाफ फ्री नहीं है, तो वो ये करते ये है कि ऐसे लोगों को उनसे पैसे पकड़ के, उनसे कुछ एडवांस कमीशन पकड़ के उनको दे देते हैं। अब हुआ ये कि उस ठेकेदार के पास, चूंकि आजाद कश्मीर में बेशुमार मनसूबा जात है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 2-3 सड़कें वो कर रहा था पहले से, आपने उसको वो दे दिया। महकमे ने तो उससे पहले मुख्तार अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं जी, मुख्तार अब्बासी साहब के पास था ना ठेका? जी, मुख्तार अब्बासी साहब ही है। महकमे ने, मुख्तार अब्बासी साहब खुद भी नहीं थे, वो आगे उनके अपने कई सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो उसमें ये हुआ कि पहले महीने में जो पैसे उन्होंने डिपार्टमेंट को दे दिए हुए, वो डिपार्टमेंट ने ले लिए। बाद में वो उनके पास स्टॉक फ्री नहीं था, उनकी उनकी मशीनरी फ्री नहीं आई, वो नहीं आया। थोड़ा बहुत उन्होंने वहां पे कटिंग भी की, कुछ उन्होंने वो किया, थोड़ा बहुत काम किया। तो बाद में जब पैसे उनको चाहिए थे पाकिस्तान में, चूंकि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी जिससे उनके उनके मामला चल रहे थे, उसके बाद वहां पे जो उनका प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, फंडिंग उस वक्त भी मौजूद थी। कुछ फंडिंग गवर्नमेंट ने अपने तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट पे मुंतकिल की। इनके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि इनके प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, लेकिन अब कोई क्लैशेस हैं ठेकेदार के भी और डिपार्टमेंट के भी। मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह अजीज, क्योंकि ये वाहिद प्रोजेक्ट है कि जिसमें इलेक्शन इशू नहीं होगा, बल्कि ये शायद इलेक्शन के बाद जल्द मुकम्मल होगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बड़ा शॉर्टेस्ट किस्म का रूट है जो हमारा अपर बेल्ट है, बैठक से ऊपर ऊपर टंगी कला, नियारियां है, किला है, चौकियां है, और फिर नीचे तक कराटा पार तक अजीरा को लिंक करता है। तो ये रोड इंशाल्लाह अजीज बनेगी चीज जरूर इंशाल्लाह। और बाकी भी बहुत सारी, जिस तरह आपका ना पहले भी बहुत दोस्तों ने बात की है उसके हवाले से, तो मसाइल तो देखिए, उस जहाँ पे लोगों के अंदर शऊर होता है ना,
जहाँ लोग अपने तय जो है ना वो उसके आते हैं, जो प्रोजेक्ट आता है, जो फंडिंग आती है, उसमें लोकल कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व होते हैं, लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसका पहरा देते हैं, उसको साथ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो वो उस तरह जो है ना वो यहाँ पे हमारे यहाँ उस तरह की कोई ऐसी रवायात है नहीं। मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट की एक प्रोविजन है, उसका लीगल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि लोकल कमेटियां जो है ना उस एक्ट में, लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में है कि जो लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसको उसकी पब्लिक की कमेटियां बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट कमेटियां बनाई जाती हैं। और यहाँ पे रिवाज ये है कि प्रोजेक्ट कमेटी बनाई जाती है, उनसे आप काम ले लेते हैं, और जो ठेकेदार हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो बाकी जो करता धरता यहाँ के ठेकेदार हैं, वो ये करते हैं कि उनसे काम लेके फिर आप सारी कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, अपनी मशीनों का भी फायदा होता है, कमीशन भी खुद आता है, और फिर 2-4 महीनों के बाद वो मनसूबा तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये मैं बस दुआ राजा देखिए, राजा साहब, मैं दोबारा दोबारा आपके पास आता हूँ। करने जा रहा हूँ कि इन अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको एक बार यकीन के साथ कहता हूँ, मैं कल भी कह रहा था, ये करप्शन सिस्टमैटिकली करप्शन है। और ये करप्शन, ये समझे कि हमारी हमारी सोसाइटी के अंदर सलाहियत कर चुकी है, हमारे ब्लड के अंदर कर चुकी है, हमारी थिंकिंग के अंदर सलाहियत कर चुकी है, हमारी थॉट्स के अंदर सलाहियत कर चुकी है, हमारे इदारों के अंदर सलाहियत कर चुकी है। लेकिन इस करप्शन के खात्मे का वक्त आ गया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैंने जिंदगी में ना करप्शन करने दूंगा। करप्शन इस दौर में जो हुई है उसका भी हिसाब लेंगे, और करप्शन पीछे जो है पिछली हुकूमतों ने इस हल्के के अंदर जो करप्शन किया उसका भी हिसाब लेंगे। इब्रार साहब, आपके साथ करप्शन के ऊपर भी पूरा एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी करप्शन आपने पकड़ी है, और उस करप्शन पे भी पूरा प्रोग्राम करूंगा। लेकिन मैं आकिब से इस रोड पे उनका मौकफ ले लूं। आकिब, ये जो इब्रार निराज साहब जिस रोड की बात कर रहे हैं, लोग इस रोड की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक से पेटरा टंगी गला जो रोड थी वो नहीं बनी, इस पे क्या इश्यू है? क्यों क्यों नहीं बन पाई ये रोड? सबसे पहले सॉरी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं ओपिनियन जो है वो पूरा सुन नहीं सका। राज साहब का भी और दीगर साथी जो है उनका मैं ओपिनियन सुन नहीं सका। इसमें असल में प्रॉब्लम यह है, जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बताया है, कि हमारी एक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है कि कश्मीर कौंसिल जो एक इदारा, मतलब आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का या आज़ाद कश्मीर अवाम के पैसे खाने का एक जरिया रखा गया था, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में जो है उसके इख्तियारात अपने से लिए। उसमें राजा फारूक हैदर साहब, मियां मोहम्मद शरीफ और शाहिदा खान अब्बासी साहब का एक बड़ा रोल है। वो तमाम इख्तियारात, वो जितना बजट था सारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के डिस्पोजल। वो सारा शिफ्ट होने से ये हुआ कि जब इधर सारा मामला हो गया सारा, तो कौंसिल जो वहाँ पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने अब इसका रिकॉर्ड जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के हैंड ओवर नहीं कर रही। इसमें सिर्फ राजा इब्रार साहब की इंफॉर्मेशन के लिए चले मैं आपको बात देता हूँ, इसमें सिर्फ एक बेतरा टंगी गला रोड नहीं है, इसमें 2 और भी हैं, जिसमें एक डना वाली और मुजफ्फराबाद टू पीर चिनासी है। मुजफ्फराबाद टू पीर चिनासी रोड का ये स्टेटस है कि वहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई। और ये जो 2 रोड्स हैं, इनका प्रॉब्लम यह है कि इन पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसे पेमेंट हो चुकी है सारी। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के अपना अंदाज है सारा, और उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह से दुआ के रखा है कि हम जो है वो कौंसिल के इख्तियारात वापस लेंगे। हमें ये रिकॉर्ड छुपा के रखने से शायद कौंसिल के इख्तियारात वापस मिल जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा PLN की गवर्नमेंट में होते हुए ऐसी कोई सूरत बन सकती है। बहरहाल इंशाल्लाह होपफुली हमें है कि मतलब इसका जो है वो काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द मामला हल हो जाएगा। बल्कि मैं हमारे राज साहब से गुजारिश भी करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, तो आपको जो है इस बात का वकील बन के, फ्रीक बन के तो कहना भी चाहिए कि ये मेहरबानी करें, ज़रा आप भी इस पे सफ़र करते हैं सारा, तो इस पर कोई नजर करम होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ। मैं वकास साहब आपके पास आता हूँ, चूंकि जिस तरह राजा साहब ने बात की और आकिब ने बात की, जिस तरह ये 2 रोड की बात कर रहे थे, हम प्लांद्री से टंगी गला वाली रोड की बात कर रहे थे, इसी तरह बाकी भी रोडें हैं, जो गजन वाली रोड है, छित्राड़ी ठंडी कसी, वो नारायण से नीचे वाली रोड जो जाती है, उस पे उस पे बात करें, बिसाड़ी वाली जो रोड है उस पे, उसकी भी मतलब उस तरह की पोजीशन नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब ये जो पोजीशन है, इस पे आप क्या कहते हैं? पिछली दफा चूंकि अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी कितना करके गई हुई थी, नून लीग के हवाले कितना किया था आपने जाके? सर जहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो रोड्स वहां पे बनाई जाती हैं ना, वो चले
2-3 लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, वहाँ आजाद कश्मीर में, जो जिस तरह मुख्तार अब्बासी साहब का जिक्र इन्होंने किया है, वो मैंने सुना है कि वो कुछ काम वगैरह जानते हैं, उनके पास कोई अपना इक्विपमेंट वगैरह भी है। कुछ हमारे करीब 3 वहाँ हल्के के जो ठेकेदार है, में यानी ये यकीन जाने भाई अल्लाह, वो उनको लिखना नहीं आता है, और वो कंट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है। इसी तरीके से आप नीचे चले जाएं कोटली के अंदर या मीरपुर के अंदर, और वो इस तरह का उनको पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या है, हमने बनाना क्या है, हमने काम कैसे करना है। ना वो कहीं पे उन्होंने काम सीखा है, ना वो कहीं पे वो जो है उसको, और देखे ना, स्पेसिफिकेशन का ही नहीं पता है बुनियादी तौर पर। बस वो आपका जो मेंबर असेंबली है, वो या मिनिस्टर साहब सहारा देते तो वो काम हो रहा है, उनके पास वही सनत है, वही डिग्री है, वही लाइसेंस है। तो वहां पे जो है वो असफाल्ट डाली जाती है, पता नहीं उसकी क्या है, वो कोई 2 सेंटी है, 3 सेंटी है, उसके अंदर भी करप्शन हो जाती है। कोई लोकल गवर्नमेंट वाले खा जाते हैं, कुछ ठेकेदार साहब कुछ ऊपर चला जाता है सेक्रेटरी साहिबान के साथ गवर्नमेंट में, वो सारा वो अपना अपना शेयर लेके। तो मेरे लिए और आपके लिए जो बचता है वो बहुत थोड़ा बचता है, जिसके अंदर जो है वो 2-3-4 महीने के बाद वो रोड खराब हो जाती है। और बेतरा टंगीकला रोड जो है, इसके लिए वो ये आकिब भाई ने भी बात की है, राय अबरार साहब ने भी बात की है। बिल्कुल ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हुआ मेरी मालूमात के मुताबिक कि जब काउंसिल के अंदर कानून साजी की गई, मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म ने की है, तो वो चूंकि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर थी। प्रकाश भाई, हाँ, एक दफा फिर इंटरप्ट करूंगा। हो सकता है अपना फारूक साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है। फारूक साहब क्या कहते हैं, आप दोबारा ज्वाइन किया आपने? मुझे आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। प्लीज प्लीज आपकी बोले आवाज प्लीज, आ रही क्योंकि आपके इंटरनेट का बहुत मसला है। आपको तीसरी जगह भी चेंज करनी पड़ी है, उसके बाद भी हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए दोबारा। तो प्लीज बोले आप। अच्छा जी, असल में बात है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने जो है वो अपने अजीज है ये आकिब की जो वो बात सुनी है। अब 2019 में मेरे ख्याल में ये कश्मीर काउंसिल का ये मामला आया कि उन्होंने जो है वो एक जो है वो जो इख्तियारात की बात करते हैं, 2019 की ये बात कर रहे हैं कि इख्तियारात हमने लिए। अब 2016 में एक जो प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो 3 साल, क्या यही वेट हो रहा था कि 3 साल के बाद कश्मीर काउंसिल के इख्तियारात आजाद कश्मीर गवर्नमेंट लेगी, उसका क्रेडिट भी लेगी, और उसके बाद हमने ये करना है कि फाइल के गुम होने की जो वो बात करनी है। अब एक तरफ ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने जो है वो एनटीएस का काम किया, सड़कें बनाई, बाकी वहां पर कोई रुकावट नहीं थी, इनको ब्यूरोक्रेसी में जो वो कोई रुकावट नहीं जो पेश आई। सिर्फ बेतरा रोड पर 3 साल इंतजार किया गया कि 3 सालों के बाद हम ये शिफ्ट करेंगे तो ये मामला जो है वो बन जाएंगे। हम इनको ये कहते हैं कि आप ये देखें कि 2016 इलेक्शन से पहले काम स्टार्ट हुआ, पैसे भी ले लिए, आपके पास वजारत कानून है, और आजाद कश्मीर के अंदर फारूक के मताब सब तगड़े वजीर हैं। अब जब आपके मुंह से ये निकल रहा है कि पैसे भी ले लिए ठेकेदार ने, ठेकेदार काम भी नहीं करता, तो फिर कानून साजी, फिर कैसी कानून साजी हो रही है? फिर क्यों नहीं उससे पूछा जाता? ये बाकोल आपके, और मैं भी कहता हूं कि 45 करोड़ रुपया वहां पर ठेकेदार ने ले लिया है, और पूरी सड़क की कटिंग करके लोगों की जमीनें उखाड़ के बुरी हालत कर दी है उस सड़क की। अब ये अगर ये कहें कि लोगों को ये बताएं कि 3 साल इंतजार इन्होंने किया, और 2019 में एक जो है वो 13वीं तरमीम हुई। अब 13वीं तरमीम के वक्त भी क्रेडिट कि ये आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। अब जब 14वीं तरमीम आई, फिर क्रेडिट वो सारे इख्तियार फिर वापस कर लिए। अब फिर ये कहते हैं कि जनाब उसमें जो है वो फाइल कहीं गुम हो गई है। हम ये कहते हैं कि एक चले बेतरा रोड के 84 करोड़ रुपया उसको जो है वो चले पेंडिंग रखे। अब मुझे ये बता कि पूरे हल्के के अंदर ये जो बाकी दोस्त अब बैठे हुए, मैं तो रोजाना जो है वो सफर करता हूँ जी, मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब बिसड़ी का क्या इशू है, वहां क्या मसला है? बाटाकोट का क्या इशू है, वहां क्या मसला है? उसके बाद ठंडी कसी छेत्राड़ी रोड गज्जन का क्या मसला है, वहां क्या इशू है? वो 4 किलोमीटर आपने जो रोड बनवाई, ये काला रोड, अब कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि वो वापस उखड़ गई है। अब इसका क्या इशू है? चले देखे ना, जो आपके बस में बात है उस पर क्या काम हो रहा है। आपने एक और काम किया, इसलिए कि मुझे असल में मैं सुन नहीं सका किसी को। आपने आरएचसी बैठक का एक जो नोटिफिकेशन जारी कर लिया आखिरी साल में। अब ये बताएं कि आरएचसी बलोच क्या कर रहा है? आरएचसी बलोच के अंदर क्या किसी मरीज का कोई इलाज होता है? वहां से फौरी जो है वो वहां पर जब पहुंचते तो वहां पर रोबोट है कि यहाँ पर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं, आप कोटली ले जाए। कोटली से ये कहा जाता है आप रावलपिंडी ले जाए।
आपने उस बारे में क्या किया कि उसके बाद एक नए RSC का जो वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके अलावा आपने एक बात कही कि NTS के हवाले से, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि NTS के हवाले से बहुत अच्छा काम है, जिससे कि जिसका जो क्रेडिट जो वो देना चाहिए, इसलिए कि सियासत ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हकीकत को जो वो तस्लीम ना करे। लेकिन उसमें गंद डाला गया कहां पर आकर, जब 10 नंबर आपके पास आए तो उन 10 नंबरों में आकर उसका पूरा उसको मशकूक बना दिया गया। उसके बाद जो है वो कोई चीज पर जो है वो बची नहीं। तीसरे नंबर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे इस हल्के के अंदर असल में प्रॉब्लम यह है कि लोगों को एक बात जो है उनको समझ नहीं आती है कि लोगों ने ये सोच रखा है कि कोई दो लोग वही जो है वो काम करेंगे, उन्हीं से जो है वो काम लिया जाएगा, और अगर कोई तीसरा शख्स जो है वो यहाँ पर जो वो इंटर होता है तो ये लोग ये समझते हैं कि अगर इनमें से बाहर आ गए तो शायद हल्का जो वो तरक्की कर ले। तो तरक्की जो है वो लोगों को भी जो है वो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि लोगों को भी जो है वो ऐसी जो है वो कोई खास नहीं है। वरना कहीं 84 करोड़ रुपया गुम हो जाए, कहीं सड़कें जो 6 माह के बाद खंडरात बन जाए, तो वहां पर जो अगर अवेयरनेस हो तो लोग निकलते हैं सड़कों पर, लोग बात करते हैं। लेकिन ये कमाल की एक बात करते हैं कि इन्होंने ये किया कि उस पर भी पाबंदी लगा ली कि सड़कों पर भी कोई जो है वो नहीं निकल सकता। आकिब 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 जिस तरह फारूक साहब कह रहे हैं कि एक तो ये बड़ी रोड का इशू था, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने एक RHC वाला जो बैठक वाला वो किया है, नोटिफिकेशन किया है। बलोच में पहले से RHC मौजूद था, मेरा ख्याल है उसमें शायद डॉक्टरों की कमी है। इस पे क्या कहते हैं? मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन वकास की दरमियान में बात रह गई थी। वकास भी आप अपनी बात पूरी कर लें तो मैं आकिब के पास जाऊंगा, क्योंकि आकिब का मौक़िफ़ लेना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि आकिब के पास आ रहा है, गवर्नमेंट है, आकिब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनका मौक़िफ़ लेना ज्यादा जरूरी है। मैं आप बात कर रहे तो मैं इनसे पूछता हूँ कि फिर क्या मौक़िफ़ है इनका। नहीं, वो मैं बात कर रहा था पलंदरी बेतरा टंगीगला रोड की, कि वहां पे कौंसल के अंदर प्रॉब्लम हुई, पैसा शिफ्ट हो गया। जब हमारी गवर्नमेंट उसके गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया, तो वो आपके जो जिम्मेदारान हैं जिले के हल्के के, उनको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि पैसा मंजूर हुआ है, काउंसिल से ही हुआ है। काउंसिल का पहले जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो करती थी, अब गवर्नमेंट AJK के पास है, तो वो ज्यादा इजी हो गया है। फाइल जहां तक गुम होने का तल्लक है, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी जेब से अगर 84 रुपए जया हो जाएं तो मैं रात को सोने से 6 दफा तक सोचता हूँ कि मेरी जेब से 84 रुपए किधर गए। तो 84 करोड़ रुपए के अवामी फंड्स जो है वो अगर वो कहीं पे सरगोदा में या कहीं इस तरफ चले गए, या वो मिनिस्टर साहब के पास फाइल है या कहीं पे चले गए, तो वो हमें पता करना चाहिए। दूसरा, जैसे आकब ने भी ये कहा कि अपना राजा अबरार साहब की गवर्नमेंट है वफाक के अंदर, उनको भी कहना चाहिए कि वो जो फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है वो भी आनी चाहिए। सियासत जो देखे ना, इस तरह के जो बड़े मंसूबे हल्के के जिले के लेवल के, उसके ऊपर सियासत नहीं आनी चाहिए। ये जो 1 अरब के करीब करीब मंसूबे होते हैं, वहां पे मिल के अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, सबको मिलके तो ये इसका हल निकालना चाहिए। सिटिंग मिनिस्टर साहब जो है वो उनको अपोजिशन के लोगों को साथ मिला के तो मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत के पास या अपनी गवर्नमेंट के पास कि ये हमारा मंसूबा है, हमारे हल्के के लोगों का, हमारे जिले के लोगों का ये मंसूबा है, इसके ऊपर जो है फिलफोर काम किया जाए। तो वहां पे एहतसाब हो नहीं सकता है। उसकी वजह यह है कि जिस लेवल के ठेकेदार साहब वहां काम कर रहे हैं, तो वो उनके सामने तो फारूक हैदर साहब क्या बात करेंगे। उस बंदे के पास तो मेरे ख्याल में 3-4 अरब रुपए का अपना इक्विपमेंट है, अपने एक्सीवेटर्स हैं, अपने डोजर वगैरह हैं। तो इतना मालदार आदमी हो तो उसके सामने हमारे मिनिस्टर साहिबान या प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बात कर सकते हैं? तो एहतसाब वगैरह की तो बात हो नहीं सकती। एहतसाब राजा अबरार साहब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह करे वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। तो इब्रार साहब से राब्ता चूंकि डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं उनसे इस बारे में पूछूंगा पाकिस्तान में कितना हिसाब उन्होंने किया। आकिब भाई चूंकि आप अपने वालिद साहब से ज्यादा लिंक्ड हैं, उनसे पता चलता होगा आपके सारे इश्यूज के बारे में कि इस इश्यू पे क्या बात है, इस इश्यू पे क्या बात है। आकिब भाई आपसे भी राब्ता दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फारूक भाई आपके पास आ जाता हूँ कि जो चूंकि तालीम के भी जो तालीमी इदारे हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बलोच से जो रोड जाती है, टटालिया रोड है, वो भी काफी बड़ा इश्यू है, उसी रोड का भी इश्यू है। उसके बाद आपसे मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि चूंकि जो तालीम के वहां पे जो डिग्री कॉलेज बॉयज डिग्री कॉलेज की मेरा ख्याल है सहूलत वहां पे आपको मैसर नहीं है।
ये 21वीं सदी है और इसमें अगर बॉयज डिग्री कॉलेज की सहूलत आपको मैसर नहीं है, इससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग तो अब है, इससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी, ये हमेशा आप वोट तो करते रहे इनको, लेकिन उसके बावजूद कभी भी मतलब आपको उस तरह से वापस सहूलियात नहीं मिली। क्या इशू क्या है इसका? आप क्या, या आप बोलते नहीं है, आप ले नहीं सकते हैं, क्या इश्यूज है? देखिए जी, पहली बात यह है कि हम तो जो है वो हर वक्त जो है वो ये सड़कों पर ही रहते हैं। हमने तो जो हर वक्त जो है वो इश्यूज जो है वो रेज किए हैं। हमने ये कहा है कि हमारे बच्चों को जो वो पढ़ने दें, इनके लिए डिग्री कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस, ये जो डिग्री कॉलेज किना है। अब मैं इसकी आप बात कर मैं आपको बात बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये हुआ तो इसमें जो है वो प्रिंसिपल साहब थे इलियास शाइक साहब, उन्होंने एडमिशन लेने से जो वो इनकार कर लिया कि मुझे ऊपर से जो प्रेशर है जी मैं नहीं लेता। हम वहां पर जाकर झगड़े, हमने लड़ाई की, इसलिए कि वो रिटायर हो गए, उनको जो है वो कहीं अगर अब वो सच बोल लेंगे तो वहां पर अच्छा खासा इशू बना, तो वहां पर हमने क्लासेस स्टार्ट करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कॉलेज जो किना है वहां पर जो बच्चियां जो यहाँ से त्राड़कर या पलंदरी जाकर पढ़ती थी उनको यहाँ पर सहूलत मुयसर। हम बोलते रहे, हर दफा हम बोलते रहे। अब जो गवर्नमेंट में होता है, जो एमएलए होता है, उसकी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करता हूँ, हम पीपल्स पार्टी में भी रहे, ये समझ लें कि ये नस्लों के साथ एक ज्यादती है जो हमेशा होती है। इसलिए कि बाकी दीगर हल्के आप देख लें जी, बाग के अंदर हमसे आबादी में वो हमसे कम है, बाग के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लैज वहां पर यूनिवर्सिटी है, वहां पर हॉस्पिटल है, वहां पर सारी सहूलतें मौजूद है। अब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात की जाती है जी कि सारा बजट हम यहाँ पर आकर लगा रहे। अब वो भी हल्का, लेकिन वो लोग ये करते हैं कि वो अपने हल्के के लोगों के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, ना बलोच में, ना किला, ना मुर्शिदाबाद, कहीं भी जो है वो डिग्री कॉलेज, बॉयज डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं है। अब यह है कि अगर लास्ट पर आकर आप ये कह देंगे कि डिग्री कॉलेज की सहूलत जो है वो हम आपको नोटिफिकेशन हमने आपको दे दिया, 4 साल आप करते क्या रहे? हम नस्लों को किस तरफ ले जा रहे हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सुबह घर से खाना खाएं, उसके बाद जाकर जिस तरह वो मैट्रिक तक पढ़ते हैं उनके लिए कॉलेज की सहूलत हो और वो वहां जाकर पढ़े, और जो हमारी नस्ल है वो भी कम से कम तालीम याफ्ता हो। लेकिन हम जानबूझकर एक काम करना चाहते हैं कि जब अगर कोई अपोजिशन वाला कोई बात करता है तो उसको ये कह कर जो है वो उसको रोक लिया जाता है कि जनाब पूरे आजाद कश्मीर में से सिर्फ आपका ही हल्का तो नहीं। हालांकि अब मैं यहाँ पर गिनकर आपको देता हूँ कि हजीरा के अंदर डिग्री कॉलेज मौजूद, त्राड़कर के अंदर डिग्री कॉलेज मौजूद, उसके बाद रावलाकोट के अंदर डिग्री कॉलेज मौजूद, मुजफ्फराबाद के अंदर डिग्री कॉलेज मौजूद, कोटली के अंदर मौजूद, मीरपुर के अंदर, बिम्बर के अंदर। भाई हमने क्या जुल्म किया है? हमारा क्या, हमारी नस्लों ने ऐसा कौन सा जुल्म कर लिया? वो लोग भी वोट देते हैं और उनके जो हुकूक की बात करने वाले जो उनके एमएलएज हैं, जो उनके जो है वो कोई वजीर बनता है तो वो अपने अवाम के हुकूक की जंग लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब मंतक है, यहाँ पर बेतरा सड़क हो या बलोच पार्क हो, यहाँ पर 2.5 करोड़ का बलोच वाला पार्क हो या बेतरा सड़क हो, वो 2.5 करोड़ में एक जंगला लगाकर, पता नहीं वो सोने का है, हीरे का है, पता नहीं किसका है। जी फारूक अर्शद साहब, जो पार्क है उस पे भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मेरे प्रोग्राम के आखिरी 7 मिनट बाकी हैं, तो 7 मिनट में मैं ये चाहता हूं कि चूंकि अभी इलेक्शन होने को जा रहे हैं, दोबारा इलेक्शन आपके सर पे है, तो दोबारा मैं एक मतलब 7 मिनट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोबारा इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह फहीम रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी छोड़ के, जो पीपल्स पार्टी में इतना अरसा नस्लों से पीपल्स पार्टी में रहे, वहां से जीते, वहां से सारे मफादात लिए, अभी पीपल्स पार्टी छोड़ के इब्रारुल हक मिनाज साहब के पास आ गए हैं। तो पता लगाते हैं कि अब जो अगले इलेक्शन होने वाले इनमें होगा क्या। राजा इब्रार साहब, आपको क्या लग रहा है? फहीम रब्बानी साहब आपके बिल्कुल पास आगे खड़े हो गए हैं, फहीम रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी से आपके पास आए हैं। पाकिस्तान में तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, नून लीग ने करप्शन की है, लेकिन यहाँ पे तो वही पीपल्स पार्टी और नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई में दोबारा से आ रही है। तो क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे ठीक है, वहां पे ठीक नहीं है? जी शायद साहब, देखे फहीम रब्बानी साहब हमारे पास नहीं आए हैं, बल्कि हमारे दिल में आ गए हैं वो। इसमें बेफिक्र रहे। और आप अगर देखें तो फहीम अख्तर रब्बानी जाती तौर पे तो आप फहीम रब्बानी को करप्शन का कोई इल्जाम नहीं दे सकते। ना मेरे पास कोई ऐसे दलाइल है, ना आपके पास है।
अलबत्ता जिस पार्टी से वो आए हैं वह वकास साहब, चूंकि इनका भी कोई कसूर नहीं है, ज़ाहिर है ये अपने तौर पे अपने मामलात में अलहदा रहे हैं, लेकिन यह है कि वो टीम जो माजी में करप्शन करती रही है, अगर वो टीम फ़हीम रब्बानी साहब के साथ होगी तो फिर ये समझ लीजिए कि हम सबसे पहले एहतसाब वहीं से शुरू करेंगे, आप बेफिक्र रहें, चूंकि पीछे से एहतसाब होगा। और जहां तक पार्टियों में लोगों के आने जाने का ताल्लुक है, शायद साहब उसमें देखें बड़ी पार्टियों के अंदर लोग आते जाते हैं। अब पार्टी किसी को नहीं रोक सकती। जब किसी को इक़्तिदार का शौक आता है या इक़्तिदार का नशा चढ़ता है तो वो इक़्तिदार के लिए पार्टी में जरूर जाता है। पार्टियां हमने भी, फारूक अर्शद साहब ने भी बदली हैं, हमने इक़्तिदार के लिए नहीं बदली, हम तो इक़्तिदार छोड़ के आते रहे। तो अब इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि लोगों में बहुत शऊर आ गया है, बिलखसूस आज़ाद के। देखिए पाकिस्तान में जो इलेक्टेबल्स के आने जाने की बात है, वहाँ एक जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ एक वडेरा शाही है, वहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान की बड़ी, मैं आपकी बातें कर रहा हूँ। राजा साहब आप कहना ये चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप कहना ये चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई आता है, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ तो कोई इलेक्टेबल्स आया नहीं है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब लोग आते हैं पार्टियों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमें यह तजर्बा हुआ, जीबी के अंदर भी हमें यह तजर्बा हुआ है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन इमरान खान का विजन है, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि 80-85% जो है नजरियाती लोगों को और पुराने लोगों को टिकट जारी किए जाएंगे। मैं उस हल्के में हूँ कि जहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी से इलेक्टेबल कोई नहीं आया, ये आप बेफिक्र रहें। दूसरी बात है कि लोगों, देखें मेजोरिटी के बगैर या वोट डालने के बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये शोर तो आवाम के अंदर आना चाहिए कि एक आदमी खराबियों से भरा हुआ हो। मैं इब्रार साहब किसी एक आपके सुनमोती में से किसी एक बंदे ने कमेंट्स किए आपके लिए, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ एक कमेंट शेयर करूंगा आपके साथ। कह रहे हैं आपके लिए कि राजा साहब आपने घबराना नहीं है। देखें, मैं अल्लाह की मेहरबानी से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बुरान में और मैं मुश्किल हालात में ज्यादा निखर के काम करता हूँ, और मैं ज्यादा मतलब मेरी चार्मिंग किस्म की सूरत हाल होती है, आइडियल सूरत हाल होती है मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़हीम रब्बानी साहब पार्टी में आए और वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इस दफा पार्टी को वोट देंगे, और पहली दफा ये होगा कि फ़हीम रब्बानी साहब पार्टी अगर आप मुझे आलो करें, गुजारिश सुन लें मेरी, शायद साहब गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश ये है कि पहली दफा तारीख में ये लिखा जाएगा कि फ़हीम रब्बानी साहब या उनकी पार्टी ने या उनके खानदान ने किसी दूसरे को भी वोट दिया है। ये मैं यकीन दिलाता हूँ, इस बात में बेफिक्र है, और घबराते तो हम है ही नहीं। और मैं के लिए मेरी ये गुजारिश है कि उनका फ्यूचर है, वो अभी यंग है, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो यकीनन हमारे साथ पूरी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्टेबल का जो मामला है, किसी के आने जाने का पार्टियां नहीं रोक सकती। हमारे यहाँ कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस दफा देखिएगा कि लोग इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे जिस तरह में कबूल नहीं किया गया है। लोगों को शऊर आ गया है कि अगर कोई आदमी एक आदमी 20-22 सालों से मेहनत कर रहा है तो सिर्फ इस बुनियाद पे उसको पीछे कर दिया जाए कि वो उसका कोई खानदान बड़ा नहीं है या उसका कोई वोट बड़ा नहीं है, तो ये वही बड़े बड़े खानदानों के लोग, मेहरबानी से उनको अल्लाह ताला ने ईमानी कुव्वत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको, और मेरा ये खिता जो है जो पुंछ डिवीजन है, सुदनौती और बिलखुसूस बलोच, अल्लाह पाक की मेहरबानी से बाशऊर लोगों का खिला है, और ये साबित करेंगे कि देखिए जो आपका नुमाइंदा होता है, आपका नुमाइंदा ना कि पाक में लिखा हुआ है कि वो आपका नुमाइंदा आप ही के खानदान और कबीले से होना चाहिए, ना कहीं पे हमारी कोई इस्लामी रवायात है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। कि लोगों को बात समझ आ गई है कि जिनको कौमों कबीलों के नाम पे हम मुंतखब करके ऊपर भेजते हैं तो वो ऊपर जाके अपने मफादात के लिए और अपनी मखसूस टीम के मफादात के लिए और अपने जो है ना मफादात के लिए लड़ते हैं। अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक ह्यूज मैंडेट जो है वो फारूक ताहिर साहब को मिला। साहब अल्लाह की मेहरबानी से 18 साल वहां पे रहे। जब अख्तर रब्बानी साहब एमएलए थे उनसे यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन के बाद लोगों ने बात क्यों की, इसलिए कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। फिर फारूक ताहिर साहब यहाँ पे आए तो फिर उनकी तब्दीली की बात
इसलिए कि डिलीवर नहीं कर पाए। अब अगर उनको लोग चेंज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। अब उन लोगों को भी मौका दें। फारूक साहब भी हैं, भाई हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वकास इनायत अजीज है, इनके वालिद हैं। मेरे इस नौजवान के लिए, आगे के लिए मेरे नेक जज्बात हैं कि ये नौजवान लोग सामने आए, लोगों को मौका दे, नौजवानों को मौका दे, और किसी ऐसे शख्स को मौका दे जिसका कोई पर्सनल एजेंडा ना हो, जिसकी कोई पर्सनल जो है ना फैमिली ना हो, जो अपने इकरबा परवरी ना करे, जो करप्शन ना करे, जो जुल्म और ज्यादतियां ना करे, जो मेरिट को बहाल कर सके। और ये लोगों को ये बात इस दफा समझ आएगी। मेरे भाई, इलेक्टेबल्स भी आप देखेंगे और दूसरी पार्टियों को भी आप देखेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से पीटीआई राजा साहब 30 सेकंड्स में ये मुझे बताएं कि जो आने वाली इलेक्शन है इसमें सदोती में क्या पोजीशन होगी। 30 सेकंड्स में ये बताएं मुझे। जी देखिए, सदनौती में इंशाल्लाह अजीज दोनों हल्कों के अंदर, हमारी सदनौती के दोनों हल्कों में पीटीआई करेगी। और ये आज मेरी बात लिख लें कि ये दोनों पीटीआई के हल्के होंगे, और पीटीआई के जो भी लाइनी हुए या पीटीआई के लोग हुए जो फेडरल में, जो मरकज में पीटीआई के वज़ीर आज़म को वोट देंगे, वो दोनों हल्के इंशाल्लाह अजीज सिक्योर होंगे हमारे। शेयर होंगे आपके साथ। आकिब मैं आपके पास आ जाता हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे शिकवे भी लोगों के आए हैं कमेंट्स में। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आकिब को सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम आकिब को सुनना चाहते हैं। तो आकिब आप बताएं कि एक तो ये कि सदनौती में जो अब इलेक्शन होने वाले हैं, इन इलेक्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी विन करेगी? नून लीग करेगी या पीटीआई? जिस तरह इब्राहिम मिनाज साहब कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई ले जाएगी सदनौती इस दफा। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं फारूक अरशद साहब की एक बात जो है वो उसका जवाब दूँ। असल में मेरे दरमियान में जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। एक तो ये है कि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन उनका दर्द जो है वो मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने एक बात की, बेदरा टंगीगला रोड की जो है वो 2016 से बनी, और मतलब इस तरह की बात है कि आप जाके नजर आया सारा। तो मेरे ख्याल आकिब से दोबारा राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। वकास भाई आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह इब्रार साहब कह रहे हैं कि पीटीआई इस दफा सदनौती में क्लीन स्वीप करेगी, लेके जाएगी सब कुछ, तो आप क्या कहते हैं? आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, राजा इब्रार साहब बड़े अच्छे मंजे हुए सियासी वर्कर हैं, कारकुन हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि फहीम रबानी साहब जो है वो इनको वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है, वो टिकट लेके जाएंगे, इलेक्टेबल्स के तौर पे वो लिए गए हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि वहां पे इनके जो मोस्ट सीनियर लोग थे पार्टी के, वो आज बगावत पे हैं और पार्टी को छोड़ चुके हैं। और वही इलेक्टेबल्स जो दूसरी सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से, लाम मीम नून से लेके उनको जो है वो लिया गया और वो गवर्नमेंट बनाई गई है। वो पूरी रियासत पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि कचरा इकट्ठा किया गया है कि वो करके। तो पीटीआई तो नजर नहीं आ रही है, कहाँ है पीटीआई? आप फिरदौस आशिक अमान की सूरत में पीटीआई देख लें। नहीं विकास, एग्री आपसे नहीं करता। एग्री आपसे इसलिए नहीं करता कि चूंकि ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी में होते हैं तो वो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। जब नून लीग में होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, और जब पीटीआई में चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि उनका कोई वक़्त नहीं है। ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन ये बताएं कि क्या कौन जीत जाएगा? नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ ना। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक आदमी पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छा नहीं है तो वो पीटीआई में जाके उनके पास वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि जिससे वो धोए जाएंगे तो वो जो है वो बिल्कुल लट्ठे के जो है वो कपड़े की तरह साफ हो जाएंगे। कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर तो उनके पास नहीं है। ये वही लोग हैं जो दूसरी सियासी जमातों से इनके पास जाते हैं। तो क्योंकि पीएम साहब ने भी कहा था कि ऊपर से जब करप्शन पता नहीं खत्म होती है तो नीचे से पता नहीं क्या होता है, और वो करप्शन भी डबल हो गई। आप दिल्ली की रिपोर्ट्स पढ़े, $12 अरब दिल्ली के जो चोरी हो रहे थे, आप $12 अरब को जो वो 30 पे ले आए, जो एक साल पे ले आए, आपका कर्जा खत्म हो जाना चाहिए था। और यहाँ भी वही चीज दोहराई जा रही है कि दूसरी जमातों से इकट्ठे करके लोगों को, बुनियादी जो पीटीआई के सीनियर लोग हैं उनको जो है फारिग किया जा रहा है। इनका नामो निशान कहीं नहीं रहेगा पूरे आजाद कश्मीर के अंदर। मैं अपने हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, बैरिस्टर साहब। आप कहते क्या है? आप कहते क्या कौन जीतेगा इलेक्शन? वो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि हम जो है वो इमरान खान के नजरिए या उसके मुताबिक, इमरान खान के नजरिए के मुताबिक नहीं, आपके यहाँ
वही पीपल्स पार्टी जिसको आप जो है वो 100 तरह के इल्जाम लगाते हैं, वही पीपल्स पार्टी वहां इलेक्शन लड़ेगी आपके पास जाके। तो लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी का अपना टिकट होल्डर होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। पीपल्स पार्टी की जो नजरिया है, पीपल्स पार्टी के जो असूल है, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, आइन है, दस्तूर है, उसको सामने रख के हमारा जो मुकाबला है वो नून लीग और पीटीआई दोनों से होगा। और इंशाल्लाह अजीज हम जो है वो लोगों के पास जाएंगे इस बुनियाद के ऊपर, इस सोच के साथ कि हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, हल्के के गरीब लोगों के लिए, मसावात के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए, ना कि हम अपनी जेब भरेंगे, ना कहीं से करप्शन करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या पीटीआई हो, मैं एक बात कहता हूं कि जो आदमी आपके पास जा रहा है वोट के लिए, टिकट किसी सियासी जमात का लेके, उसके हाथ में कुरान पाक दे, हलफ ले उनसे कि जो है वो आप करप्शन नहीं करेंगे इकदार में आके, जो आपका जायज हक है, जो आपकी तनख्वाह है, जो आपके लिए फ्यूल है, मेरे जो आपकी मेरे गाड़ी है, वो इस्तेमाल हमारे करेंगे। हमारे तो हमारे फिर एक वहां व्यूअर पता चल जाएगा हमारे कि इलेक्शन विकास इलेक्शन कहाँ विकास भाई लड़ता है और कौन नहीं लड़ता विकास है। भाई हमारे वहां एक पे व्यूअर हमें देख रहे हैं, आलम जी जेब हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1,000 वोट भी नहीं ले सकेगी। ये आलम जेब जी कह रहे हैं, मैं इसलिए आपसे जी ये कमेंट शेयर जी करना चाहता हूँ। जी, मैं तो नहीं जानता हूँ आलमजेब साहब कौन है, कहाँ से। उनको मेरे ख्याल में हल्के के बारे में मालूमात नहीं है, कोई छोटा अजीज होगा अपना ही। तो इंशाल्लाह जब मैदान लगेगा तो उस टाइम पता चल जाएगा कि कौन 1,000 लेता है और कौन 20,000 लेता है। मैं आलमजेब साहब को भी ये कहता हूँ कि वो किस सियासी जमात से मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि आपके पास जो कैंडिडेट आता है उसके हाथ में कुरान पाक दें कि आप हल्फ लें कि आप जो है वो करप्शन नहीं करेंगे, आप ठेकों से पैसे नहीं लेंगे, आप तबादलों से पैसे नहीं लेंगे, आप कर्जियों से पैसे नहीं लेंगे, आप जो है वो ठेकों के अंदर करप्शन नहीं करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का अपना असूल है। और इंशाअल्लाह अजीज इस दफा जो है वो रवायात से हट के वफाक का सहारा जो है वो नहीं बनने देंगे। और इंशाअल्लाह अजीज हम 2 तिहाई अक्सरियत से आजाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ओके ओके, मैं अभी आकिब आपके पास आ जाता हूँ, क्योंकि आप दोबारा मेरे साथ जुड़े हैं दोबारा। आकिब, आप क्या कहना चाहते थे? एक तो आप फारूक अरशद साहब को जवाब देना चाहते थे किसी इशू पे, आप वो भी दे दें, और उसके बाद ये भी मुझे बताएं कि जो आने वाले इलेक्शन है उनमें आप नून लीग को कहाँ पे देख रहे हैं सोनोती में? बहुत यो शुक्रिया जिसमें आपका फारूक अरशद साहब। मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा था कि मैं उनसे बहुत छोटा, लेकिन उनका दर्द जो है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। उन्होंने बात की बितना रोड पे जो है वो कि 2016 में जो है वो उसका हुआ सारा, और बैठ करके वापस 19 में जाके कौंसिल का हुआ है और जो भी सारा कुछ हुआ सारा। तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि 2000 आप ठीक है, आप काफ़ी रोड पे सफ़र करते हैं, काफ़ी जगहों पे सफ़र करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपने काफ़ी टाइम जो है वो बाद बेहतर रोड पे सफ़र किया। 2016 में बिल्कुल उसका काम स्टार्ट हुआ, एक वक्त में जो है 8-9 मशीनें आके लगी, और उसकी जो है वो सोलिंग हुई। टंगीगला से लेके राजुआ बाजार तक आप जाएं, या आगे जो है बाड़िया जो नाला आता है वहां तक आप जाएं, तो आपको सोलिंग हुई भी मिलेगी सारी। बल्कि आप लंदरी से आ जाएं बेतन वाली साइड से, तो अतवाल बेतन जो है वहां तक ना सिर्फ सोलिंग बल्कि वो हाका वगैरह सब कुछ पिछा के और बिल्कुल उसे जो है वो तैयार किया हुआ था उन्होंने सारा। लेकिन बदकिस्मती से फिर जो है वो दरमियान में काम जो है वो डामाडोल हो गया सारा। फिर उन्होंने बात की इसी तरह से कि बिसाड़ी रोड है, तो आप रहीमाबाद से दिशा जाएं नीचे की तरफ, तो आजकल जो रोड बन चुकी है सारी। बल्कि मौसूफ को मैं ये भी याद कराऊं, लास्ट टाइम मेरी और आपकी जो है वो बिसाड़ी जनाजे में मुलाकात हुई थी, तो मेरे ख्याल से आप उसी रोड से गए होंगे जो अभी अभी तैयार हुई है सारी। वो यूनिवर्सिटी के पीछे की आपको सारी कंडीशन याद है, वहाँ पे क्या सूरत थी सारी, वो भी तैयार हुई है। और रही बात बाटा कोट की, तो वो उसके आने वाले दिन में इंशाल्लाह टेंडर होने वाले हैं सारे। और एक बात मैं ये भी बताता चलूँ आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि 2016 में जब हम लोग पहला इलेक्शन जो है वो हमने विन किया अल्लाह के फजल से, तो तब जो है वो अहमदाबाद से आगे ये सारी रोड्स और सब कुछ जो है ये पौधे मेरे वालिद मोहतरम के हाथों से ही लगे हुए हैं सारे। ये सारी रोड्स जो है वो उन्होंने दी सारा। उसमें हमारे परवेज अख्तर साहब का बड़ा रोल रहा, मेंबर कश्मीर कौंसिल थे, उनके होते हुए काफ़ी जो है वो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए सारा। लेकिन 11 में आके फिर ज़ाहिर हम जो है वो बाहर हो गए, इलेक्शन जो है वो नहीं विन कर सके। वो तो खैर जिस तरह से भी हो सका सारा। फिर उसके बाद ये लोग आए, फारूक अरशद साहब उस पार्टी का हिस्सा थे जो 2011 में बरसर इक़्तिदार आई सारी, और वो बेहतर जानते हैं सारे तरीके सब कुछ हुआ। बल्कि आज मैं उन्हें बार बार मुखातिब इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़े एक्टिव हैं और नज़र भी आते हैं सियासी फील्ड में सारी जगह। तो एक बात मैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से
ख़वातीन और हज़रात, आकिब से मेरा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। फारूक भाई, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? आपके लिए आकिब ने आपको जवाब दिया, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। लेकिन इश्यूज़ ज़ाहिर है बहुत थे। इश्यूज़ पे तो ज़ाहिर है बात अगर की जाए तो मेरा ख़्याल है 1 घंटे का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। हम अगर जितने भी इश्यूज़ हैं प्लंदरी के, वो अगर गिनना शुरू कर दें। लेकिन क्या कहते हैं आप आखिर पे ये बताएं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी इलेक्शन सर पे है, तो क्या कहते हैं आपके इस इलेक्शन में कौन कौन सदनौती में कौन लेके जाएगा वोट? देखा जी, मैं हल्का बलोच की बात करूं, यहाँ पर जो बहुत सारे दोस्तों ने बात की और ये कहा कि इस तरह जो है वो महसूस करवाया कि जैसे वो प्लेट में पड़ी हुई है सीट, तो बस इन्होंने उठानी है तो मुंह में डाल लेनी है। इस दफा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है वो फील्ड में पूरी की पूरी मौजूद है, और मैं 5 साल पूरे फील्ड में रहा और मैं हर जगह पर जो मैं गया। अब मैंने प्रैक्टिकल काम जो है वो किया हुआ है। ये जो है वो ये बैठे रेस्ट कर रहे थे और लास्ट पर ये देख रहे थे कि फातिहा लास्ट पर जाकर हमने पढ़नी है, लोगों की हमदर्दियां लेनी है, और लास्ट पर आकर जो है वो एक जो वो तब्दीली का रास्ता भी लेकर जो वो आ गए। तो इस दफा इनको जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जिसका जो एक वाज़ेह नारा है मेरिट और इंसाफ की हुक्मरानी, और हमेशा इदारों की मजबूती के लिए जो है वो सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने सारी जिंदगी काम किया। इस दफा हल्का बलोच के अंदर, और मैं एक और अर्ज कर लूं इनसे कि हमने सारी जिंदगी इनको बनते हुए भी देखा, इनको टूटते हुए भी देखा है। अब ये कोई जो है वो यहाँ पर शुगल मजाक है नहीं कि लोग जो है वो बेवकूफ बनते जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर वाहिद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है जिसमें बगैर लालच के लोग आ रहे हैं, और रोजाना की इन्हीं जमातों में से आ रहे हैं, इन्हीं लोगों में से आ रहे हैं जो फहीम साहब पीपल्स पार्टी में थे। वही लोग मेरे पास जो है वो आ रहे हैं, जो नून लीग के लोग हैं वही लोग जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैं एक बात यहाँ पर ये कह दूं कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये थोड़ी देर पहले ये कहा गया कि जो वो 1000 वोट नहीं लेगी। एक मिनट फारूक भाई, 1 मिनट। आतिफ अकबर साहब, आपका सवाल मेरी नजर में अभी आया है। आप पूछ रहे हैं स्कूल की छत के बारे में, लेकिन मुझे प्लीज मेंशन कर दें कि कौन से स्कूल की छत है, ताकि मैं आतिफ के सामने सवाल रख दूं, फारूक साहब के सामने, इनके सामने सवाल रख दूं, कौन से स्कूल की छत है ये? जी बोले प्लीज फारूक भाई। अच्छा, असल में मैं ये बात कर रहा था कि इस दफा इनके लिए इतना आसान जो वो इलेक्शन नहीं है। गो के मैं ये हकीकत तस्लीम करता हूँ कि थोड़े से ये आगे हैं, लेकिन हमने पत्ते जड़ना शुरू कर लिए हैं, और इंशाल्लाह जब जो है वो हम जाएंगे फील्ड में तो इस दफा ये 2 खानदानों का ये जुगाड़, ये काम जो है वो इस दफा नहीं चलने वाला। इस दफा लोगों को हम जो बाशऊर कर रहे हैं, लोगों के पास जाकर ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई हल नहीं है सवाए टूटी नलका खंभा के। ये आपको सारी जिंदगी हॉस्पिटल नहीं दे सके। और यहाँ पर आकिब साहब ने कोई बात की होगी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो क्या कहा है, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि फारूक साहब, ये हमारे दोस्त हैं काशिफ बलोच हैं, ये पूछ रहे हैं कि कहाला जो मिडिल स्कूल है उसकी छत नहीं है, उसकी छत का क्या होगा? देखा ना जी, उसकी छत का ये होगा एक, वो ही नहीं, ये भूत बंगले, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भूत बंगले हैं जिनकी जो वो पोस्टें जो वो आती रहती है। वो कुल्ला की डिस्पेंसरी है, उस पर भी जो वो छत नहीं है। उसके बाद जो वो ये गज्जन वाली साइड पर, वहां की रोजाना सोशल मीडिया पर ये वायरल होती है। अब ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर ये संस्था, हम तो इनको कहते हैं, हम दिखाते भी है, हम कहते भी है। मैंने कहा ना कि हम जहां पर लोगों के जो मसाइल थे हम वहां पर पहुंचे। और एक और बात लास्ट पर मैं कह दूं कि ये जो तब्दीली सरकार है, इनकी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देख लिया जो तब्दील हुआ है, एक काम। और दूसरे नंबर पर वैसे भी जो है वो मियाँ साहब जो जाकर जो वो बाहर बैठे हुए हैं, और जो अप्रैल है उसमें जो है वो एक और तब्दीली आने वाली है। मैं यहाँ पर ये ऑन द रिकॉर्ड जो वो एक बात कह देता हूँ कि जो शायद मैं नून लीग वालों को भी ये कहता हूँ कि आप भी तब्दीली के बारे में इतना हार्श पोजीशन ना लें। कल क्या पता जो है वो जब कहीं कोई बात आए तो आपको भी जो है वो वहीं जाकर जो है वो ये काम ना करना पड़े। दोनों को मैं ये कहता हूँ, मैं पहले जो है वो जो पीपल्स पार्टी, साबिक पीपल्स पार्टी, उनको कहता रहा कि हौसला रखे, हिम्मत रखे, और उनको भी ये कहता हूं कि ज्यादा तब्दीली में ना घुसे, इसलिए कि आपको शायद टर्न लेना पड़े, फिर गालियां देना पड़े। इसलिए कि जब बंदा एक दफा जो वो निकल जाता है किसी फील्ड में तो फिर वो ऐसे जो है वो उस पर चला जाता है कि बार बार जो है वो काम करना पड़ता है। तो दोनों को कहता हूँ कि वासिद मिनाज कश्मीरी हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारे बनाका में 2 स्कूल हैं और जिसकी 10 साल से दीवार ही नहीं है जिसकी, ये भी पूछ रहे हैं।
मैं आखिर में आकिब से कमेंट्स लूंगा इस छत के ऊपर भी, और ये जो वासिद मीर कश्मीरी साहब का जो मिनाज कश्मीरी साहब का जो स्कूल है जिसकी दीवार नहीं है 10 साल से, इस पे भी मैं आकिब से पूछूंगा। आकिब, दो क्वेश्चन आए हैं यहाँ आपके पर लिए। एक क्वेश्चन मेरा भी पूछ लें जी। यहाँ पर मेरे साथ एक बीएचयू की एक बिल्डिंग है, उसकी भी जो है वो छत नहीं है, दीवारें भी नहीं है। ये तो सुन लिया आकिब ने, मैं दो दूसरे क्वेश्चन भी सुन लेता हूँ। आकिब, एक क्वेश्चन आया है मेरे लिए काला मिडिल स्कूल के, वो कह रहे हैं कि 2 कमरों की दीवारें तो बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आतिफ अकबर साहब हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, और एक वासिद वासिद मिनाज कश्मीरी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो 2 स्कूल हैं उनकी भी 10 साल से दीवारें नहीं है। इनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, काला की जो बात की है वो इंशाल्लाह करें, हम उसे जो है वो तामीर कर रहे हैं। ये अभी जो स्कीम जा रही है उसमें इंशाल्लाह जो उसका काम जो है वो हो जाएगा सारा। और दूसरा जो है वो कौन सी जगह की बात की है उन्होंने, वासिक साहब ने? वासिद वासिद मिनाज कश्मीरी साहब, आप अपने प्लीज एरिया का नाम मेंशन कर दें तो आकिब आपको रिप्लाई कर देंगे। आकिब पेनाखा, आकिब पेनाखा, हाँ, पेनाखा की बात कर रहे पेनाखा। हैं। पेनाखा, पेनाखा तो अभी अभी रिसेंटली जो है वो बिल्डिंग तैयार हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की। ये आप एयरपोर्ट से जाएं आगे तो वो तो अभी तैयार हुई है, बल्कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो तो चल रहा है उसका काम। वो कह बल्कि वो कह रहे हैं कि बेनाका से विन भी आपके वालिद साहब ने किया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अगर उनको जवाब दें कि दीवारें नहीं बनी है। लेकिन वासिद 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 मिनाज कश्मीरी, आकिब कह रहे हैं कि आपके स्कूल की बिल्डिंग तो अभी अभी तैयार हो गई है, तैयार है आपके स्कूल की बिल्डिंग। आकिब आकिब क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी जीतने वाली है इस दफा सुनमोती में? देखें इंशाल्लाह हम बिल्कुल पुरुमीद हैं अपने, हमने जो 5 सालों में जो डिलीवर किया सारा उस पे। और बिल्कुल पुरुमीद है इंशाल्लाह दोनों LA 22 और LA 21 से जो है वो PMLN इंशाल्लाह भरपूर जो है वो मार्जिन से जो है इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेगी। दूसरा दूसरा आकिब, वासिद मिनाज कश्मीरी साहब से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फारूक अरशद साहब कह रहे हैं कि जी हमारे भी इंशाल्लाह। डिस्पेंसरी का मसला है, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चूंकि और एक वो कह रहे हैं कि फारूक अरशद साहब असल में जहाँ पे जी जी, बोले बोले प्लीज। फारूक अरशद साहब जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो है वहाँ से इलेक्शन बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर विन किया। तो अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे BHU दिया तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें उनका भी ख्याल रखा जाएगा सारा। और मैं मुझे मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि उस BHU की बिल्डिंग की कोई प्रॉब्लम है या कोई, तो बहरहाल इंशाल्लाह देख लेते हैं। जनाब फारूक अरशद साहब, आपकी एनवाई के मुताबिक जो भी हुआ है इंशाल्लाह कर देंगे। वैसे भी बात ज़ाहिर है यही है ना कि फारूक अरशद और फारूक ताहिर साहब का मुकाबला है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मुकाबला है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको मात देने के लिए। आकिब आकिब आकिब, एक और क्वेश्चन आपसे जो चूंकि जो विया व्हाट्सएप मुझे भेजा है सरदार तैयब शफीक ने, वो चूंकि कह रहे हैं कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, तो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। वो भी कहाला के बारे में ही है कि कहाला चोरा जो प्राइमरी स्कूल है उसकी इमारत नहीं बन सकी है, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सॉरी, मुझे इसका इलम नहीं है। आपको जिन्होंने व्हाट्सएप किया आप उन्हें काइंडली मेरा नंबर दे दें, फिर मैं उनसे पूरा पूछ के तो उन्हें चले बता देता हूँ कौन सा है सारा। ओके ओके, तैयब तैयब शफीक, आप मुझे प्लीज सुन रहे हैं अगर, तो मैं आकिब से आपके स्कूल के बारे में मैंने बात तो की है, लेकिन ज़ारा आकिब को पता नहीं है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें आकिब से, तो प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका मसला जरूर हल करेंगे इंशाल्लाह। आकिब आकिब, आखिरी आखिरी आप अपनी जो सुदनोती के बहुत लोग आपके फॉलोअर्स हैं, मुझे अभी एहसास हुआ अपना प्रोग्राम देखते हुए कि बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या अपना पैगाम, आप तीनों 30-30 सेकंड में अपने फॉलोअर्स के लिए एक पैगाम दें प्लीज। आकिब आप पहले।
आकिब से शायद मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया दोबारा। फारूक साहब क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए आप? मैं देखिए जी, अपने जो फॉलोअर्स हैं मैं सबके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवानों, एक बात याद रखो कि इस दफा जो है वो आपने एक काम करना है कि मेरिट के उसूल के लिए, इंसाफ के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो पुराने सारे रंगबाज हैं इनसे जान छुड़ाने के लिए जो है वो फील्ड में निकले, ताकि जो है वो कम अज कम आपको इस हल्के के अंदर जो है वो सेहत की सहूलत मिले, आपको तालीम की सहूलत मिले, आपको इंसाफ मिले, आपको थाना कचहरी की सियासत से निकाल कर जो आपको बाइज्जत मकाम दिया जाए। मैं उनको यही कहूंगा। और जहां भी मसाइल नजर आते हैं खदारा उनके लिए जो अपनी आवाज है, मैं सब लोगों को ये कहता हूं कि आप बुलंद करें। और हुक्मरानों को ये कहता हूं या आकिब साहब को ये कहूंगा कि हजरत बड़ी तकलीफ दे आपने बात की कि आपको पता ही नहीं, आपके पड़ोस पर काला है, आपको उसका पता नहीं, आपको पेनाके का पता नहीं, आपको जो वो नीचे जो है वो कुल्ला का पता नहीं। अब ये सारी चीजें, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि आप हुक्मरान हैं, आप इनके सामने भी जवाब दें और आप कब्र में भी जवाब दे होंगे। वकास भाई आकिब ने मुझे ज्वाइन किया, आकिब से मैं आखिर पे लूंगा। वकास भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं एक जनरली पब्लिक के लिए ये किसी फर्द वाहिद या किसी एक जमात या किसी ग्रोह के लिए नहीं है। मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि हर आदमी, चाहे वो हल्का बलोच में है, चाहे वो मीरपुर में है, चाहे वो मुजफ्फराबाद तक है, अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजर रख के ये बात देखे कि जो आदमी हल्के के अंदर इलेक्शन जीत कर करप्शन नहीं करेगा, मेरिट की बालादस्ती की बात करेगा, गरीब लोगों के हकूक की बात करेगा, करप्शन लाकानूनियत की बात नहीं करेगा, वही इस्तेमाल करेगा जो उसको गवर्नमेंट के अंदर अलाउ है, जो गवर्नमेंट उसको दे रही है, उस आदमी को आप वोट करें। ना कि आप जो है वो किसी को जाती जेबें भरने के लिए, जाती बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बनाने के लिए और राखे पटवारी और तहसीलदार की सियासत करने के लिए आप उसको हरगिज वोट ना दें। वो जो है वो उसको वोट दे दें। आकिब आप क्या पैगाम देंगे आखिर पे? आकिब दिल निसार कश्मीरी साहब, आपका क्वेश्चन भी मैं आकिब के सामने रखता, लेकिन चूंकि आकिब के पास इंटरनेट की सहूलत उस तरह से मेरा ख्याल मैसर नहीं है, शायद वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आकिब सुन रहे हैं मुझे आप? नहीं सुन पा रहे बाबू। आकिब को मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं जा रही। सरदार वकास इनायत, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज अपना आखिरी पैगाम क्या देंगे आप? मैं अपने तमाम सुनने वाले जो लोग हैं और अपने हल्का के लोग और जितने भी लोग हैं सारे, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आने वाले इलेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान सॉरी आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक नई तारीख रकम करेंगे। आप लोगों के सामने कई लोग जो है वो चेहरे भी जो है वो चेंज करके और अपने आप को एक नए लिबास में डाल, तो आप लोगों के पास आएंगे, असल में होंगे वो वही जो इससे पहले सारे रहे। तो उम्मीद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इंशाल्लाह आप जो है वो सकूत कश्मीर में जिनका नाम आता है उनको बिल्कुल भी आप कामयाब नहीं करेंगे, क्योंकि फैसला आप लोगों ने करना है कि कश्मीर का क्या स्टेटस रहेगा, क्या सारा, क्योंकि ये अवाम ने फैसला करना है। और मेरी मुतबाना रिक्वेस्ट है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भरपूर तरीके से जो है कामयाब करें, ताकि जिस तरह से पहले वो आपके हकूक़ की मुहाफ़िज़ बनी और आइंदा भी राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कश्मीरी होने का हक जो है वो अदा करेगी। ओके, बहुत शुक्रिया आकिब, मेरे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक अर्शद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम प्लांटी के इश्यूज पे, जो सुदनौती के इश्यूज थे उस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि सुदनौती में क्या मसाइल हैं। सुदनौती में मसाइल आपने जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे उनसे सुने कि मेन रोड के जो इश्यूज हैं, प्लांदरी बेतरा रोड का जो इशू है, उसके अलावा जो गज्जन, क्षेत्राड़ी, ठंडी कसी, नलाई रोड, बिसाड़ी रोड और गामा कोटी वाली रोड, ये सारे इश्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थे। एजुकेशन के मुतल्लिक़ आपके सामने जो इश्यूज थे, तो उनमें बॉयज डिग्री कॉलेज नहीं था, उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था मेस्ट का, उसको शिफ्ट कर दिया गया था,
उसमें वो इश्यूज थे एजुकेशन के बारे में। सफाई का जो सबसे बड़ा इशू था, जो बलोच शहर का सफाई का इशू था, वहां पे ना तो कलंदरी में कोई सफाई का इशू है और ना बलोच शहर में सफाई का कोई उस तरह से इशू बहुत बड़ा इशू था कि वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। उसके बाद जो बेनजीर पार्क था, जो पिछले काफी अरसे से तामीर नहीं हुआ, उसका भी बड़ा इशू था कि बेनजीर पार्क का क्या हुआ। उसके बाद जो वहां पे इश्यूज थे, हेल्थ के इश्यूज थे कि हेल्थ में वहां ना होने के बराबर हेल्थ के सिस्टम वहां पे मौजूद है। इस तरह ये बहुत सारे ज्यादा इस तरह के मसाइल हैं जहां जिनको हम 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते थे। हमने आपके सामने अपोजिशन और हुकूमत दोनों का मौकफ रखा कि अपोजिशन का क्या मौकफ है और हुकूमत का क्या मौकफ है। हम कोशिश करेंगे कि हम अगली दफा एक और प्रोग्राम रखें जिसमें हम फारूक ताहिर साहब को आपको आपके सामने रखें, ताकि फारूक ताहिर साहब आपको बहुत ही तफसील से जितने भी इश्यूज हैं उन पे आपसे बात कर सकें और आपके जितने भी मसाइल हैं उन पर आपसे डिस्कस कर सकें कि आपके मसाइल का हल क्यों नहीं हुआ या हुआ तो कैसे मुमकिन है उसका हल। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिनकी आवाज़ आपको खुद बनना पड़ता है, आपको खुद उठना पड़ता है और उठकर उस मसले को लेकर ऐवान इक़्तिदार तक जाना पड़ता है ताकि आपके मसले को सुना जा सके। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ भी उस वक़्त तक दूध बच्चे को नहीं देती जब तक वो खुद रोता नहीं है। तो इसलिए आपको खुद रोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद करना पड़ेगी और जब तक मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद आप नहीं करेंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सके। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ 4-5 बड़ी पार्टीज के स्टेक होल्डर्स वहां से मौजूद थे, लेकिन सारे यही प्रॉब्लम था कि एक दूसरे पे और दूसरा दूसरे पे। लेकिन इश्यूज ये हैं कि अभी हमने सब ने मिलकर जिद्दोजहद करनी है और मिलकर जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं और तभी आपको सारी सहूलियात मैसर हो सकती हैं। आपके सामने इंटरनेट के इश्यूज आपने देखे कि इंटरनेट की क्या पोजीशन है वहां पे कि बात भी नहीं हो सकती इंटरनेट के इश्यूज की। उसके बाद हेल्थ के इश्यूज ये हैं कि वहां से कोटली से पिंडी शिफ्ट करना पड़ता है। आपके सुदनौती के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए उनको या तो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट या पिंडी जाना पड़ता होगा। आपकी रोडों के इश्यूज इतने होंगे कि आप जिन रोडों पे ट्रैवल कर रहे होंगे वहां पे एक छोटी गाड़ी उससे ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन सारे इश्यूज के लिए आप सबको इकट्ठा होकर मिलकर जिद्दोजहद करना ही पड़ेगी, इस सिस्टम के खिलाफ करनी पड़ेगी और अपना हक लेना होगा और अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। इसी में आपकी कामयाबी हो सकती है, इसके बगैर कामयाबी बहुत मुश्किल है। मैं आप सबके सवाल रखता उनके सामने, लेकिन इंटरनेट के ऐसे इश्यूज थे कि मैं आपके सवाल उनके सामने नहीं रख सका। जो मैं रखने की मैंने कोशिश की है, जो आपके सवाल में मैंने वो रखे हैं। और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि फारूक ताहिर साहब को ले हम, तो फारूक ताहिर साहब ही आपके इन सारे सवालों के जवाब सही तरह आपको दे सकें, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे हैं और आपके वोटों से मुंतखब हुए हैं, तो वो आपके इन सारे सवालों का जवाब दे सकेंगे। बहरहाल आज मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार हमें रहेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा फेसबुक पे पेज JKBS ब्रॉडकास्ट जरूर लाइक करें। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर JKBS न्यूज, और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं JKBS ऑफिशियल्स भी। तो प्लीज आज प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे साथ रहने का आप सभी अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के मकबूल भट्ट शहीद के प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।